Well, dear students, today we have to study the lecture number 13 MDCAT, which is about the UHS topic of physical chemistry. Topic 2 जिसमें states of matter की बात करेंगे. In the topic 3 which is about the atomic structure. Very interesting lecture today is. So let's move towards the lecture. Well, dear students, lecture के start से पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि आज हमने कोर्स कंटेंट क्या है जिसको पढ़ना है MDCAT का. सो अभी आप अपने सामने एक स्लाइड देख रहे हैं जिसमें मैंने जो टॉपिक 2 UHS का है जिसमें सॉलिड स्टेट की पहले बात करनी है उसके बारे में ब्रीफिंग दी है. कोर्स कंटेंट आपके सामने है. सबसे पहले आप देख सकते हैं स्लाइड में लिखा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ आइस. हमने स्ट्रक्चर ऑफ आइस की बात करनी है. हम जानते हैं एक आइस का स्ट्रक्चर एक जाइंट मोलेकुलर स्ट्रक्चर है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, एक मोलेकुलर सॉलिड है और डेफिनेटली फिर इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एस्पेक्ट्स के हवाले से भी कुछ माइनर बात होगी. उसके बाद आप देख सकते हैं एक्सप्लेन द लेटेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड विद अ स्पेशल एम्फेसिस ऑन किनके ऊपर, सोडियम क्लोराइड जो कि आयनिक सॉलिड है. इसी तरह डायमंड है आपके सामने लिखा हुआ जो कि कोवेलेंटली बॉन्डेड नेटवर्क है. इसी तरह आयोडीन जो कि एक और मोलेकुलर सॉलिड है. इन तमाम क्रिस्टल्स की बात करेंगे. सो लेट्स टॉक अबाउट द आइस. सी ऑन द व्हाइट बोर्ड. माय डियर स्टूडेंट्स, आइस के बारे में डाटा हम पढ़ते हैं हमारे एफएससी की बुक्स में भी और ए लेवल्स में भी डिटेल लिखी हुई है. अब MDCAT में वो जो तमाम डाटा है वो किस तरह से क्वेश्चंस की फॉर्म में पूछा जा सकता है उनको क्लियर करने के लिए वो तमाम स्ट्राइकिंग कॉन्सेप्ट्स को अलहदा करके आपके सामने लिखा गया है ताकि अलहदा अलहदा उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं आपको क्लियर हो जाएं. पहली बात स्ट्रक्चर ऑफ आइस में मैंने बात की. इट्स अ मोलेकुलर सॉलिड. क्यों मोलेकुलर सॉलिड? डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि सॉलिड में जो क्रिस्टलाइन लैटिसेस होती हैं उनमें कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है जैसे डायमंड है, जैसे हमारे पास सिलिका है. इसके अलावा हम जानते हैं उनके अंदर फिजिकल बॉन्ड्स भी होते हैं जैसे आइस है, जैसे आयोडीन है जिनको मोलेकुलर सॉलिड कहते हैं और आयनिक नेटवर्क भी होता है जैसे NaCl है जिसको आयनिक सॉलिड कहते हैं एंड सिमिलरली मेटालिक सॉलिड्स भी होते हैं जिसमें मेटल्स की बात की जाती है. बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आवर आइस, आवर टॉपिक जो कि एक मोलेकुलर सॉलिड है. क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ फिजिकल बॉन्ड पाया जाता है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड. ये एक मोलेकुलर सॉलिड है. अच्छा, इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं मैं ओवरव्यू करता हूं, वही बातें दोबारा आएंगी. हम जानते हैं कि पानी जब जमना शुरू होता है, फ्रीज होना शुरू होता है, वी बेटर नो दैट, तो एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड अप टू द 4 डिग्री सेल्सियस उसके मॉलिक्यूल क्लोजर होते हैं, उसका वॉल्यूम कम होता है और फिर 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जब तक वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जाता है तो फिर हाइड्रोजन बॉन्ड 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान फिक्स होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से एम्प्टी स्पेसेस बनती हैं और उसकी वजह से जब पानी जमता है 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस बनती है तो उसका वॉल्यूम 9% बढ़ जाता है, डेंसिटी 9% कम हो जाती है. अब ये तमाम चीजें इसी वजह से वो फ्लोट करता है. इन तमाम चीजों को मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दी है. मोलेकुलर सॉलिड है, इसकी डेंसिटी इज लेस देन वाटर. कितने टाइम इसकी डेंसिटी कम होती है भाई? जब 9% वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, हम जानते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी, तो जब वॉल्यूम इंक्रीज कर गया तो डेंसिटी डिक्रीज कर गई. अगर 9% वॉल्यूम इंक्रीज किया है तो डेंसिटी ऑफ कोर्स 9 टाइम्स डिक्रीज करेगी. वेरी सिंपल. उसके बाद ये बातें मैंने लिखी है. इसकी हेक्सागोनल पैकिंग होती है. MCQ है, याद रखना, MDCAT में पूछेगा कि हमारे पास आइस जो फ्रीज होती है, जो सॉलिड स्ट्रक्चर आता है उसके अंदर कौन सी क्यूबिकल पैकिंग होती है, हेक्सागोनल होती है, क्या पैकिंग होती है, तो ये मैंने बता दिया, इट्स अ हेक्सागोनल पैक. आगे उसकी डेंसिटी की बात कर चुका हूं, ड्यू टू द एम्प्टी स्पेसेस, और वॉल्यूम की बात भी कर चुका हूं. ज्योमेट्री, ज्योमेट्री इज गोइंग टू बी डील विद ओनली वन मॉलिक्यूल. हम जानते हैं ऑक्सीजन एटम पे 2 हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं और 2 लोन पेयर्स हैं. अब हमारे पास ज्योमेट्री में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर दोनों का होता है. केमिकल बॉन्डिंग में इसको डिटेल में पढ़ेंगे. गॉट इट? तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करता है क्योंकि वो डिस्टर्ब और डिस्टॉर्ट होती है ड्यू टू द रिपल्शन ऑफ द लोन पेयर्स. बट अगर आपसे पूछे तो आप ये कहेंगे इसकी ज्योमेट्री जो है वाटर मॉलिक्यूल की वो ऑफ कोर्स टेट्राहेड्रल होती है. उसकी जो हिब्रिडाइजेशन होती है दैट इज sp3 हिब्रिडाइजेशन. ये बातें आपके सामने है. अब ये डायमंड लाइक स्ट्रक्चर है. अच्छा, यहाँ पे ये बात आपने जहन में रखनी है कि डायमंड लाइक स्ट्रक्चर से मुराद आप ये हरगिज नहीं कहेंगे कि इसकी कोई क्यूबिकल शेप है जैसे कि डायमंड की होती है. डायमंड लाइक स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि इसका जैसे डायमंड में कार्बन टेट्राहेड्रॉन होता है, जैसे उसमें sp3 हिब्रिडाइजेशन होती है, जैसे सेंट्रल कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा होता है, वैसे ही आइस में जमे हुए पानी में एक ऑक्सीजन एटम 4 एटम्स के साथ अटैच हो जाता है. कैसे? H2O है जी. H2O में तो सर 2 बॉन्ड होते हैं जी, 2 केमिकल बॉन्ड होते हैं.
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और आइस जब बनती है तो वो ऑक्सीजन एक एटम अपने दो लोन पेयर्स को एक्सटेंड करता है और नेबर वाटर मॉलिक्यूल के साथ दो स्ट्रॉन्ग फिजिकल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो वो 4 के 4 बॉन्डिंग पैटर्न में अरेंज हो जाते हैं। जेन्युइन हमारे पास उस जैसा एक नेटवर्क बन जाता है, सिर्फ इतना फर्क होता है कि डायमंड में हमारे पास कोवेलेंटली बॉन्डेड सेटअप होता है और वाटर में हमारे पास फिजिकल बॉन्ड्स इन्वॉल्व होते हैं। बहरहाल ये सारी चीजों को अलग-अलग इसलिए करके लिखा गया कि उसने एमसीक्यू दे दिया अगर आपको कि इन आइस द स्ट्रक्चर इज रिजेंबलिंग विद, तो किसके साथ, डायमंड के साथ। और यहाँ पे आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए, ये मैं शेप की बात नहीं कर रहा, मैं हिब्रिडाइजेशन की बात कर रहा हूँ, गॉट इट। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये मैंने बता दिया कि ऑक्सीजन एटम अटैच है और इन दोनों को देखें एलैबोरेट कर दिया, इसमें दो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, वही बात जो मैंने की, वो दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। और हमारे पास ये भी एक पॉइंट है, वाटर स्टार्ट फ्रीजिंग एट 4 डिग्री सेल्सियस, जिसमें डेंसिटी की बात मैंने कर दी थी और मैक्सिमम डेंसिटी और मैक्सिमम वॉल्यूम की बात कर दी थी। ये बेसिक डाटा है आइस के मुतालिक, जो भी वो पूछ सकता है आप इन तमाम क्वेश्चंस में एमडीकैट में आसानी से आंसर कर सकते हैं। अब आपको मैं एक स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूं स्लाइड में आपके सामने, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आप एक स्लाइड देख रहे हैं, इस स्लाइड में क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन भी पूछ लिया और साथ में उसके सामने उसको जस्टिफाई करने के लिए स्ट्रक्चर ऑफ आइस भी एलैबोरेट कर दिया। आपके सामने स्ट्रक्चर है, पहले मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ता हूं। इन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ आइस each oxygen atom of water molecule is attached to, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देख सकते हैं कि 2013 में भी पूछा गया था एमडी कैट के पेपर में, इसलिए इसको डिस्कस किया गया और इसको एक्सप्लेन भी किया गया। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर की तरफ बढ़ने से पहले जो आपको पता है कि हमारे पास एक ऑक्सीजन एटम कितने हाइड्रोजन से अटैच होता है इसमें, 4। तो ऑप्शन अल्फा इज माय आंसर, वेरी सिंपल, 4 हाइड्रोजन एटम। बट यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि वो किस तरह एक ऑक्सीजन एटम 4 हाइड्रोजन एटम से अटैच है, और वो जो आइस का ओवरऑल स्ट्रक्चर आपके सामने आ रहा है, जो कि आपके पास एक हेक्सागोनल पैकिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी आपके सामने है। इस स्लाइड को दिखाने का मकसद ये था कि हमें आइस के स्ट्रक्चर की जेन्युइन इंफॉर्मेशन मिल जाए, गॉट इट। तो ये आपके सामने स्लाइड है जो कि आइस के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करती है। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ और बात करते हैं कि वहां पे क्या है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त आप नेक्स्ट बोर्ड पे देख रहे हैं सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर से एसोसिएटेड मेरे पास रिमेनिंग टॉपिक। हमने क्रिस्टल लैटिस की बात करनी है, हमने सॉलिड के हवाले से वो तमाम डाटा जो कि एमडीकैट के क्वेश्चन में पूछा जाएगा उसकी बात करनी है। आप देखें व्हाइट बोर्ड पे मैंने सबसे पहले इन 3 चीजों को अलहदा कर दिया है। सबसे पहले मैं बात करता हूं जाइंट आयोनिक स्ट्रक्चर। जाइंट आयोनिक स्ट्रक्चर सॉलिड क्रिस्टल है, हमने मेटालिक, आयोनिक, कोवेलेंट, मोलेकुलर सॉलिड की बात की, हमें पता है उसमें हमारे एमडीकैट के सिलेबस में किसकी बात करेगा, सोडियम क्लोराइड की। हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं और पढ़ चुके हैं, मैं उन चीजों को रिवाइज कर रहा हूं, मैंने पॉइंट्स लिखे हैं फॉर द एमडीकैट सॉल्यूशन। वॉच दिस, सोडियम क्लोराइड NaCl हम जानते हैं। पहले तो मैं रुक के ये तमाम रेलेवेंट एमसीक्यूज की बात करता हूं। NaCl क्या एक मोलेकुलर फार्मूला है? रॉन्ग, ये एक इंपिरिकल फार्मूला है। क्यों? क्योंकि इंपिरिकल फार्मूला आयोनिक कंपाउंड्स का होता है। हम जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड की जो एक क्रिस्टल लैटिस है उसमें अगर हम देखें तो एक सोडियम आयन के गिर्द 6 क्लोराइड आयन होते हैं और एक क्लोराइड के गिर्द 6 सोडियम आयन होते हैं। Na6Cl6 तो लिखा नहीं जाता, हम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लिखते हैं। सो NaCl इज नॉट अ मोलेकुलर फार्मूला, इट इज एन इंपिरिकल फार्मूला जो कि आपके सामने है। अच्छा, इट्स अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। जब हमने अपने एमडीकैट के सिलेबस में पूरी सॉलिड क्रिस्टल लैटिस की डिस्कशन करनी है तो हमें उससे रिलेटेड सारा डाटा पता होना चाहिए। अच्छा, फेस सेंटर्ड क्यूब से रिलेटेड बातें भी शेयर कर देता हूं। हम जानते हैं जो 7 क्रिस्टलाइन सिस्टम है उनमें से क्यूबिकल एक सिस्टम है। क्यूबिकल वो सिस्टम है जो कि हाईली ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है। क्यूबिकल वो सिस्टम है जिसमें तीनों लेंथ्स ABC और जो बराबर होती हैं और तीनों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। वेल, हमें पता है। अब क्यूबिक 4 तरह के होते हैं, सिंपल क्यूब, बॉडी सेंटर्ड क्यूब, फेस सेंटर्ड क्यूब एंड साइड सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड क्यूब, जिनको हम बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूब, बॉडी सेंटर्ड क्यूब, एंड सेंटर्ड क्यूब एंड सिंपल क्यूब। उसमें से जो सोडियम क्लोराइड हमारे एमडीकैट के टॉपिक में है दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूब, यू बेटर नो दैट। अब हम उससे रिलेटेड बातें करते हैं। नंबर ऑफ द फार्मूला इज 4 पर यूनिट सेल, यू बेटर नो। अगर हम NaCl की बात करते हैं, हमें पता है कि इसके फेस सेंटर्ड क्यूब में एक सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है, गॉट इट, आई हैव द आइडिया अबाउट। अब कितने सोडियम आयन एक यूनिट सेल में पाए जाते हैं? अगर मैं वैसे देखूं, ये एक लाइन देखिएगा जो मैंने लिखी है कि सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय द 6 क्लोराइड आयंस एंड 1 क्लोराइड आयन इज सराउंडेड बाय द 6 सोडियम आयन, जो कि मैंने अभी बोला था। तो यहां पे कंफ्यूजन आ जाती है, क्या 6 गलत,
भाई ये कोऑर्डिनेशन नंबर है। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? द नंबर ऑफ यूनिट्स अटैच विद अ सेंट्रल यूनिट। हमारे पास एक सोडियम आयन के गिर्द 6 क्लोराइड आयन है, एक क्लोराइड के गिर्द 6 सोडियम आयन है, तो इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। बट नंबर ऑफ द आयन्स, अगर मैं एक फॉर्मूला की बात करता हूं तो दैट इज 4 पर यूनिट सेल। और बेटर जानते हैं कि जब हम इसकी ज्योमेट्री को अंडरस्टैंड करते हैं तो फेस में जो मौजूद यूनिट होता है वो चूंकि आमने सामने 2 क्रिस्टल्स में मौजूद होता है, एक क्रिस्टल के 6 फेसेस होते हैं और वो 6 डिफरेंट यूनिट से अटैच होती है पूरे लैटिस में। तो हमारे पास जो फेस में आयन पाया जाता है वो 1/2 पाया जाता है, तो 1/2 डिवाइडेड बाय 6, तो आपके पास 3 नंबर ऑफ आयन्स तो एक सेल में आ गए। इसी तरह जो कॉर्नर पे होते हैं, 8 कॉर्नर्स हैं, हर कॉर्नर पे एक यूनिट पाया जाता है और 8 कॉर्नर्स पे जो एटम है वो एक आयन 8 डिफरेंट क्रिस्टल्स में पाया जाता है। हमारी बुक में डिटेल लिखी गई है, दिस इज एमडीकैट, इवन देन आई एम एक्सप्लेनिंग। और अभी मैं आपको स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा, इस चीज को ध्यान में रखें। तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/8, तो मेरे पास अमाउंट द नंबर ऑफ द आयन इज जस्ट 1, तो 3 + 1 कितना होता है 4। तो वो मेरे पास अमाउंट यानी नंबर ऑफ द आयन्स पर यूनिट सेल इज 4। इसकी बात करते हैं। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं मैंने लिखा है सोडियम क्लोराइड एक आयनिक सॉलिड है, एमडीकैट है। जब उसने एक लफ्ज बोल दिया तो उससे रिलेटेड कुछ भी बात पूछ सकता है। मैं आपको कहता हूं आयनिक सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज मुझे पता होनी चाहिए। आयनिक सॉलिड्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, हाई होता है। कोवेलेंट सॉलिड्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई होता है और मोलेकुलर सॉलिड्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। ये मैंने क्लियर किया, इसकी बेसिस पे एमडीकैट में क्वेश्चन आए हैं, यू हैव नोट दैट, गॉट इट। अब आगे चलते हैं। ये नॉन कंडक्टर होते हैं सॉलिड स्टेट में, क्यों? क्योंकि इनके आयन फिक्स होते हैं। हमारे पास जो कंडक्शन आयंस करेंगे वो तो लोकलाइज्ड हैं, वो तो फिक्स हैं, वो मूव नहीं कर रहे, वो मोबाइल नहीं है। हमारे पास ये मोल्टन फॉर्म में आएंगे तो ये कंडक्टर होते हैं, गॉट इट। इस तरह ब्रिटल होते हैं, आपको पता है आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी होती है ब्रिटल होते हैं, क्योंकि जब उनको वैसे तो होना चाहिए हार्ड, लेकिन जब उनको प्रेशर अप्लाई करते हैं तो चूंकि पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव आयन एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। वो सारी डिटेल माय डियर स्टूडेंट्स आर वर्थ इंपॉर्टेंट फॉर योर एमडीकैट पेपर। जो मैं बोल रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा ये जो पॉइंट्स मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये सबसे खूबसूरत पॉइंट है, NaCl मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट। अभी तो मैंने बोला NaCl का मॉलिक्यूल नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, द वेरी वेरी वर्थ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑफ द एमडीकैट। उसमें एक स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूं जो मैंने लिख दी है, इसकी बेस पे कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है, उसकी मर्जी, लेकिन आप कॉन्सेप्ट कैरी करें। सोडियम क्लोराइड NaCl एक इंपिरिकल फार्मूला है, एक क्रिस्टल लैटिस है, एक आयनिक लैटिस है के जब इसको वेपोराइज करते हैं तो एक Na पॉजिटिव एक Cl नेगेटिव से सिर्फ वेपर फेज में मिलता है। वेपर फेज में NaCl मोलेकुलर फॉर्म में पाया जाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, जिसको आपने याद रखना है, बिल्कुल ट्रिक आउट नहीं होना। अगर एमसीक्यू का कोई भी फॉर्म चेंज कर दी जाए तो आपने ये उस वक्त ये सारी केमिस्ट्री जो कि सोडियम क्लोराइड या किसी भी आयनिक कंपाउंड से एसोसिएटेड है उसको मिक्स नहीं करना। सोडियम क्लोराइड वेपोराइज करते हैं तो वो वेपर फेज में NaCl की फॉर्म में पाया जाता है। यू हैव टू मेमोराइज दैट। और ये इंफॉर्मेशन मैंने लिख दी है। अभी आपको मैं एक स्लाइड पे सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल भी दिखा देता हूं और बाकी कंपैरिजंस भी डिफरेंट कंपाउंड्स के उसी स्लाइड में चलते हैं, फिर बात भी करेंगे वन बाय वन। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आप एक स्लाइड देख रहे हैं। इस स्लाइड में सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल लैटिस आपको शो की गई है और साथ में कुछ प्रॉपर्टीज भी मैंने लिख दी हैं। ये वही पॉइंट और प्रॉपर्टीज थी जिनमें कुछ ऐड करके मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा और आपको बताया। आप देखें स्लाइड में उसने सबसे पहले बताया है कि सोडियम क्लोराइड फेस सेंटर्ड क्यूब है, हम जानते हैं। उसकी जो क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर है आपके सामने लैबोरेटरीड है, यू कैन सी दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी गुड थिंग फॉर यू पीपल। आप इसे देख सकते हैं। उसके बाद वो बात कर रहा है वही जो मैंने ऑरली बोल के बताया कि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ द फार्मूला आयंस कितने होते हैं, तो वो एलैबोरेट कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह हमें बता रहा है वो सारा डाटा कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड क्या क्रिस्टल है। अगर आप इस क्रिस्टल को गौर से देखें तो आप देखते हैं कि कॉर्नर पे एक आयन है या कोई भी आयन फेस पे आ जाता है, तो आयन जो कॉर्नर्स पे हैं और जो फेस पे हैं उनकी डिवीजन करके कैसे नंबर 4 गेन कर रहा है। सो दैट वाज द डाटा फॉर यू अबाउट द सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल। रिलेटेड एमसीक्यूज थे। आयनिक क्रिस्टल्स जो आयनिक सॉलिड्स उनकी प्रॉपर्टीज भी मैंने बोली, सजेस्ट भी की कि आप मेमोराइज करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एंड दैट इज द सिंपल मोलेकुलर सॉलिड। मोलेकुलर सॉलिड जी वो सॉलिड जिसमें इंटरमोलेकुलर फोर्सेस कौन सी हैं, मॉलिक्यूल्स के दरमियान में है। और मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कौन सी फोर्सेस होती हैं, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, फिजिकल बॉन्ड्स होते हैं। जैसे मैंने आइस में कहा हाइड्रोजन बॉन्ड, अभी आयोडीन की बात करूंगा। अब चूंकि आयोडीन की क्रिस्टल एमडीकैट के सिलेबस में है, आयोडीन कौन सी फिजिकल फोर्स रखती है, मोलेकुलर सॉलिड्स में हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकते हैं,
वैन डर वाल्स फोर्सेस की वो जो तीनों टाइप्स आप जानते हैं, कौन सी? डायपोल डायपोल फोर्सेस, जिसे हम कीसम फोर्सेस कहते हैं। डायपोल और नॉन पोलर के दरमियान जो फोर्सेस होती है, डायपोल और इंड्यूस डायपोल के, उसे डिबाई फोर्सेस कहते हैं। और दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में भी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस डेवलप होती हैं ड्यू टू देयर लार्ज साइज। हम जानते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल बनते हैं हाई पोलराइजेशन की वजह से, वो साथ वाले को इंड्यूस करते हैं और फिर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है उसको बोलते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, जो कि फ्रिट्ज लंदन ने डिस्कवर की थी। और आयोडीन जो हम पढ़ने जा रहे हैं, सॉलिड आयोडीन, इसमें चूंकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल है लेकिन लार्ज साइज है, हम अगर हैलोजेंस की बात करें तो टॉप टू बॉटम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका साइज बढ़ा है, सो उनकी पोलराइजेशन बढ़ रही है। फिर हमारे पास लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बन रही हैं। तो मोलेकुलर सॉलिड में जो आयोडीन क्रिस्टल अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक मोलेकुलर सॉलिड है, उसके दरमियान जो इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज लंदन डिस्पर्शन फोर्स या वैन डर वाल्स फोर्स, कुछ भी बोल सकते हैं। गॉट इट? अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। दिस इज ऑल्सो अ फेस सेंटर्ड क्यूब। मैंने बताया क्यूबिकल फॉर्म के बारे में बात हो चुकी है। आपके पास सोडियम क्लोराइड भी फेस सेंटर्ड क्यूब है और आयोडीन भी फेस सेंटर्ड क्यूब है। गॉट इट? अगर हम सिंपल बात करें ना एक फेस सेंटर्ड क्यूब की, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 12। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। अगर हम 2 यूनिट्स को इन्वॉल्व करते थे, 1 सोडियम एंड 1 क्लोराइड, तो हर एक के हिस्से में 6 आता था, दोनों को ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा। यहां पे तो बात ही सिर्फ आयोडीन की हो रही है, तो 12 कोऑर्डिनेशन नंबर है। माय डियर स्टूडेंट्स, फोकस ऑन दिस, याद रखना है। उसके बाद मैं बता चुका हूं कि फिजिकल बॉन्ड्स और वीकर बॉन्ड्स, ऑफ कोर्स अब इस वजह से इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वीक होते हैं, लोअर्ड होते हैं, ये ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, ये जल्दी मेल्ट हो जाते हैं, जल्दी बॉयल हो जाते हैं। गॉट इट? और ये खूबसूरत पॉइंट जो कि आपकी बुक में एलैबोरेटेड है आयोडीन की क्रिस्टल के हवाले से है, मैंने शेयर कर दिया, मैंने हाईलाइट कर दिया है। नॉर्मली हमारे पास आयोडीन जब मॉलिक्यूल गैसियस फेज में होता है तो एक आयोडीन एटम और दूसरे आयोडीन एटम के दरमियान में जो बॉन्ड लेंथ है वो मैंने लिखी है, दैट इज 266.6 पिकोमीटर। अच्छा चलो ये मेमोरी होगी, लेकिन पॉइंट इंटरेस्टिंग ये है कि वही आयोडीन जब सॉलिड फॉर्म में आता है, जब उसकी क्रिस्टल लैटिस बनती है, जब उसका फेस सेंटर्ड क्यूब बनता है, तो क्या होता है? स्ट्रेच हो जाता है, बॉन्ड खिंच जाता है और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जाती है। सो एमडीकैट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आयोडीन मॉलिक्यूल में 2 आयोडीन एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड डिस्टेंस है सॉलिड फॉर्म में वो कितना है? यू विल से दैट इज 271.5 पिकोमीटर। और अगर एक इंडिपेंडेंट I2 मॉलिक्यूल वेपोराइज फॉर्म में पड़ा हुआ है, गैसियस फॉर्म में पड़ा हुआ है, तो उसका बॉन्ड डिस्टेंस यू कैन सी दैट इज 260.6 पिकोमीटर। रीजन क्यों है? क्योंकि क्रिस्टल में उसको स्ट्रेच मिलता है, बॉन्ड एक्सटेंड हो जाता है। सो ये हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े आयोडीन के मोलेकुलर सॉलिड के हवाले से। बाकी मोलेकुलर सॉलिड्स की जनरल प्रॉपर्टीज आप लोग जानते हैं, नॉन कंडक्टर्स ऑफ कोर्स, ये नॉन पोलर। लेट सपोज हमारे पास इनकी सॉल्युबिलिटी की बात की जाए, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो इनकी सॉल्युबिलिटी नॉन पोलर में ज्यादा होगी। जैसे आयोडीन कार्बन टेट्राक्लोराइड में ज्यादा सॉल्युबल होती है, वाटर में सॉल्युबल नहीं होती। अगर वाटर में सॉल्युबल करना होता है तो जो बेटर ना हो आपको पोटेशियम आयोडाइड ऐड करना पड़ता है, बट दैट इज अनदर केमिस्ट्री, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट। अभी हम एक स्लाइड देखते हैं जिसमें हम आयोडीन की क्रिस्टल लैटिस के बारे में जो मैंने बातें की उसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आप एक स्लाइड देख रहे हैं जिसमें उसने आयोडीन, सॉलिड आयोडीन की स्पेसिफिकेशन ये मैंने आप लोगों के लिए डिजाइन की है, ये तमाम डाटा कलेक्ट करके ताकि आप लोग इसको समझ सकें और आसानी से आंसर कर सकें। ये आपके सामने फेस सेंटर्ड क्यूब आयोडीन का शो कर दिया गया है जिसमें आयोडीन के मॉलिक्यूल आप देख सकते हैं और आगे कुछ प्रॉपर्टीज भी लिख दी हैं। इट इज ग्रेश ब्लैक इन कलर, पूछा जा सकता है। इट इज मोलेकुलर सॉलिड, जस्टिफाई की है। इट हैज स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल्स फोर्सेस, और वैन डर वाल्स फोर्सेस की कौन सी टाइप? लंदन डिस्पर्शन फोर्स। गॉट इट? उसके बाद कहता है इट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल ऑफ कोर्स, सो इट इज सॉल्युबल इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। तो ये आयोडीन के हवाले से कुछ डिस्क्रिप्शन की गई जो कि आपसे एमडीकैट में पूछ सकता है। नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं और देखते हैं कि वहां पे मजीद क्या है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे डायमंड की जो कि आपके सिलेबस में है। ये भी एक जायंट स्ट्रक्चर है, मैक्रो मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन कैटिनेटेड फॉर्म में पाया जाता है। इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। हर कार्बन की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, लेकिन ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जब आपस में क्रिस्टलाइन शेप में आता है तो कौन सी क्रिस्टल बनती है? वंस अगेन जो डायमंड एमडीकैट में दिया गया ये कोवेलेंट सॉलिड है, ये भी फेस सेंटर्ड क्यूब बना रहा है। अभी आपको मैं इसका स्ट्रक्चर भी दिखाता हूं। ये जो फेस सेंटर्ड क्यूब है, अब इससे रिलेटेड जो डाटा एमडीकैट के क्वेश्चंस में पूछा जाएगा वो आपके सामने मैं लिख रहा हूं। अब देखें, ट्रांसपेरेंट होता है जी डायमंड,
ऑफ कोर्स इसकी अरेंजमेंट जो होती है इसमें लाइट पेनिट्रेट करती है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है, इसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस एंटर होती हैं, वो टकरा के अपनी एनर्जी को लूज करती हैं और फिर जब वो बाहर निकलती हैं तो किसी भी कलर की फॉर्म में बाहर आती हैं, जिस वजह से हमें जो डायमंड का रेड या ग्रीन या डिफरेंट काइंड ऑफ द कलर्स की पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब देखते हैं तो उसके ऊपर विजिबल लाइट टकराती है और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आती है, हमें वो नजर आता है। बट डायमंड इज अ थिंग, इट्स अ मटेरियल, डायमंड वो क्रिस्टल है कि जो विजिबल लाइट की एब्सेंस के बावजूद हमें ग्लो करता नजर आता है। ऐसा क्यों है? ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बोला कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, हाई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन उसमें एंटर हो जाती हैं, ट्रैप हो जाती हैं, टकरा के एनर्जी लूज करती हैं और जब वो सिस्टम से बाहर आती हैं तो वो विजिबल रीजन में फॉल कर चुकी होती हैं और उस वजह से हमें डायमंड के डिफरेंट कलर्स नजर आते हैं। तो ये सारी रिलेटेड बातें हैं, एमडी कैट है, इट्स इन्फॉर्मेटिव, ए लेवल्स के बच्चे भी बैठे हैं, सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल द डाटा, वॉच दिस। मैंने कुछ प्रॉपर्टीज लिख दी हैं। ट्रांसपेरेंट है जी, sp3 हिब्रिडाइजेशन होती है। पूछ सकता है, हम जानते हैं कि डायमंड में sp3 हिब्रिडाइजेशन होती है, चूंकि हमने सॉलिड्स में अभी डिस्कस तो नहीं कर रहे हैं एमडी कैट में, लेकिन ग्रेफाइट को भी पढ़ा हुआ है, हेक्सागोनल क्रिस्टल्स की पड़ी हुई है, डायमंड फेस सेंटर्ड है, हैं दोनों ही कार्बन। क्या फर्क है? ग्रेफाइट में sp2 हिब्रिडाइजेशन है, वन अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन, उस वजह से वो कंडक्टर भी है। बट कमिंग टू द डायमंड, इसमें कोई भी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल नहीं बचा हुआ और सारे बॉन्डेड है। और बॉन्डेड को कि कौन सा कनेक्शन बना रहे हैं? अ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, जिसकी वजह से, इस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से जो कोवेलेंट सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हैं, दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मैंने लिखा है, आप देख सकते हैं, ये फेस सेंटर्ड क्यूब है, नॉन कंडक्टर, ऑफ कोर्स इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट 3550 डिग्री सेल्सियस है, सच अ ग्रेट मेल्टिंग पॉइंट, इस वजह से क्योंकि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग कोवेलेंटली बॉन्डेड नेटवर्क पाया जाता है। एमडी कैट में इसका हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। बाकी वो तमाम प्रॉपर्टीज जो कि कोवेलेंट सॉलिड्स की इसमें मौजूद हैं। ये बहुत हार्ड होता है, ये इतना हार्ड होता है, ये बेटर नो कि ये ड्रिलिंग के काम आता है, जो रॉक्स को किया जाता है ड्रिल, आपकी बुक में लाइंस लिखी हुई हैं। सो आप इस तमाम डाटा को अंडरस्टैंड करें। बहरहाल एमडी कैट में हमारे पास चूंकि सिर्फ एमडी कैट में क्रिस्टल है, फेस सेंटर्ड क्यूब की बात कर रहे हैं, सो उसके कुछ पॉइंट्स अभी मैं एक स्लाइड शेयर कर रहा हूं, आपको क्रिस्टल भी दिखा देता हूं कि कैसे sp3 हाइब्रिडाइज्ड टेट्राहेड्रॉन आपस में मिलकर क्यूबिकल शक्ल बनाती हैं। वॉच ऑन द बोर्ड जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप एक स्लाइड देख रहे हैं, डेफिनेटली हमने वो तमाम सॉलिड्स जो पढ़े हैं उनकी स्लाइड्स को मैच करके पहले की तरह मैंने एक्सप्लेन किया है। आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी लिखी है डायमंड की, डायमंड इज अ फेस सेंटर्ड क्यूब, क्रिस्टल बनी हुई है और उस क्रिस्टल का स्ट्रक्चर जो कि आपकी बुक्स में भी है, जिसकी एलैबोरेशन मैंने कर दी, आप लोगों को बता दी है, वो आपके सामने मौजूद है। और कुछ प्रॉपर्टीज भी लिखी हैं जो मैंने लिखी हैं। इट इज ट्रांसपेरेंट एंड कलरलेस, इट हैज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, क्योंकि हम जानते हैं कि sp3 हिब्रिडाइजेशन जो टेट्राहेड्रॉन है वो 3 डायमेंशनल होती है। उसके बाद इट हैज sp3 हिब्रिडाइजेशन, इट इज नॉन कंडक्टर बिकॉज ऑफ कोर्स यहाँ पे ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ना ही मूवेबल लाइंस हैं, ठीक है। इट्स वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो दिस इज सम डाटा अबाउट दैट। अब हम एक काम करते हैं कि इनसे रिलेटेड जो सॉलिड्स की हमने तीनों क्रिस्टलाइन शेप्स पढ़ी हैं उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं। चूंकि एमडी कैट का लेक्चर है और इसमें ये तमाम डाटा किस किस फॉर्म में पूछा जा सकता है उसका जानना आप लोगों के लिए जरूरी है। सो सी द स्लाइड, आपके सामने एक स्लाइड है जिसमें क्वेश्चन डिस्कस किया गया है। क्वेश्चन है, आयोडीन एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट, इट हैज ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट। अब वो जो तमाम प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं उनमें से कौन सी नहीं है उसको ध्यान में रखें। क्वेश्चन करके कह रहा है कि इट शोज फेस सेंटर्ड क्यूब, हाँ ठीक है। इट इज सॉफ्ट बिकॉज दिस इज द मोलेकुलर सॉलिड, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इट हैज लो बॉइलिंग एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, तीन ऑप्शंस ठीक हैं, वही बातें। इट इज सॉल्युबल इन पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया कि आयोडीन इज सॉल्युबल इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट। इट इज अ नॉन पोलर यूनिट, सो दैट्स व्हाई लाइक डिसॉल्व लाइक की फिलॉसफी जब आएगी तो दिस इज insoluble in the polar solvent, this is soluble only in the non-polar solvents। तो ये एमसीक्यू आपके सामने आता है। एक और क्वेश्चन आप देखें सामने, आपके सामने मौजूद है। डायमंड इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ द कार्बन। यस, डायमंड एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की। कार्बन की कितनी एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं? 4। यस, बकीबॉल्स, कोल, डायमंड एंड ग्रेफाइट। गॉट इट? ओके। और यहां पे एक और एमसीक्यू आपसे शेयर कर दूं, इन तमाम फॉर्म्स में से हमारे पास सिर्फ एक एलोट्रोपिक फॉर्म डायमंड की कंडक्टर है, दैट इज ग्रेफाइट, बाकी सारी नॉन कंडक्टर्स हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वो क्या कहता है? इट शो ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट। नेगेटिव क्वेश्चन। जब भी नेगेटिव क्वेश्चन किया जाता है उसका मतलब पता क्या होता है कि आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दी जाए।
आपको मैक्सिमम पॉजिटिव और गुड पॉइंट्स बता दिए जाएं और जो नेगेटिव पॉइंट हो उसके बारे में हाईलाइट कर दिए जाए। वॉच दिस, अल्फा ऑप्शन है, इट शो फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक है, डाटा ज़हन में रखिएगा, आपके सामने भी था, अभी पढ़ा था। It has sp3 orbital hybridization. Yes, this is true. It is non-conductor. We know that this is non-conductor. Diamond is non-conductor. कहते it shows two-dimensional structure. Who says? अभी पढ़ा है कि डायमंड में sp3 hybridization होती है, 3-dimensional structure होता है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं MDCAT के क्वेश्चंस में किस तरह पूछी जाती हैं, और ये MDCAT के क्वेश्चंस ही मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। मेमोरी बेस्ड डाटा है आप लोगों के सामने जी। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जिसमें हमने मजीद सॉलिड्स के बारे में जानना है जो MDCAT में पूछा जा सकता है। वॉच ऑन द बोर्ड, मैंने कुछ फैक्टर्स लिखे हैं आसान तरीन मोड में आप लोगों के सामने। हम बात कर रहे हैं पैकिंग ऑफ द पॉइंट्स इन द सॉलिड क्रिस्टल। अब मेरी बात सुने, हमने जब सॉलिड्स की बात कर ली, अभी लेक्चर में मैंने आपके सामने आयनिक सॉलिड की बात की, मैंने मोलेकुलर सॉलिड क्रिस्टल लैटिस की बात की जिसमें आयोडीन की बात की, आयनिक में सोडियम क्लोराइड की बात की, कोवेलेंट में डायमंड की बात की, इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, इनके रिलेटेड MCQs को शेयर किया। अब हम बात करते हैं कि ये जो दो वर्ड्स हमारे सिलेबस में MDCAT में मुख्तलिफ क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं कि हेक्सागोनल पैकिंग एंड क्यूबिक पैकिंग, तो इसका क्या डाटा है, इसके क्वेश्चंस किस तरह पूछे जाएंगे। पहले तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ, सी ऑन द व्हाइट बोर्ड मैं लिखता हूँ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अच्छा, हमने जो इंफॉर्मेशन MDCAT के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ इस बेसिक डाटा पे रिलाई करती है। मैं कुछ प्रैक्टिस भी करूंगा, बड़ी तवज्जो से बात सुनिए। हमारे पास अगर दो तरह की लेयर्स हों, एक सॉलिड क्रिस्टल बन गई है, क्रिस्टल लैटिस है, उसमें सिर्फ दो तरह की लेयर्स हैं, मतलब जो भी पार्टिकल है, चाहे वो मोलेकुलर सॉलिड है, चाहे वो मेटालिक सॉलिड है, चाहे वो कोई भी सॉलिड है, उसमें अगर दो तरह की लेयर्स हों, मींस एक लेयर उसके ऊपर दूसरी डिफरेंट लेयर, और जो तीसरी लेयर है वो बिल्कुल वही पैटर्न फॉलो करे जो पहली लेयर का है, यानी दो तरह की लेयर्स हों, तो वो जो पैकिंग होती है उसको बोलते हैं हेक्सागोनल पैकिंग। अब इस दोनों को मैंने यूनिट की फॉर्म में एक्सप्लेन किया, 1 2 1 2 1 2, ठीक है, ये समझ आ गया। इसको AB और AB और AB भी कहते हैं। बट व्हाट आई एम डूइंग दिस, मैंने ये क्या लिखा रेड लाइन में, 1 2 3 4 5 6। मैं आपसे MDCAT का क्वेश्चन पूछने लगा हूं, जरा फोकस कीजिएगा। In hexagonal packing, sixth layer is exactly like option A. मैं बोल रहा हूं, the sixth layer is exactly like that. Fourth one, option A, option B, number 2 layer, option C, both of them. तो अगर ऐसा सवाल आता है तो स्टूडेंट के जहन में सिर्फ 1 2 1 2 या AB की केमिस्ट्री चल रही है, लेकिन MDCAT का क्वेश्चन बोला, द वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफाइड क्वेश्चन। अब वो कैसे 6th लेयर का या कोई और 8th लेयर कह दे या 10th लेयर कह दे, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये मोड अडॉप्ट करूंगा। वॉच दिस, 1 2 1 2 1 2 लिख के दो लेयर्स का पैटर्न, और फिर मैं एक पूरी अलहदा से अपनी नंबरिंग करूंगा। फिर मैं आंसर कर सकता हूं कि 6th लेयर इज लाइक दैट ऑफ द 4th लेयर। ये वही लेयर है जो कि 4th वन है, ये वही लेयर है जो कि 2nd पे पाई जाती है। गॉट इट। सो यूं भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी इसकी सारी केमिस्ट्री ऑर्डिनरी आप जानते हैं। हेक्सागोनल पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर, वो मैंने पॉइंट्स लिख दिए, 12 होता है। अब आप कहेंगे भाई क्यूबिकल ज्योमेट्री में भी जो फेस सेंटर्ड क्यूब है उसका भी तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। इंफॉर्मेशन भी दे रहा हूं, तो फर्क क्या हुआ, एक तो लेयर्स का फर्क हुआ, दूसरा अहम पॉइंट, इसमें 6 एटम्स पर यूनिट सेल होते हैं, और क्यूब में अभी सोडियम क्लोराइड में पढ़ के आए थे, फेस सेंटर्ड क्यूब में 4 एटम्स पर यूनिट सेल होते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज MDCAT, दिस इज क्लासिफाइड डिफरेंसेस। तो यहां पे इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए इस तरह से इनको अंडरस्टैंड करना ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करते हैं क्यूबिकल क्लोज पैकिंग की। अच्छा, एक और बात सुन ले, हेक्सागोनल पैकिंग ज्यादा टाइट एंड स्ट्रेंथन होती है कि क्यूबिकल? तो याद रखें क्यूबिकल, क्यों, हेक्सागोनल लेयर्ड है, ओके, और क्यूबिकल 3 डायमेंशनल इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है, जैसा डायमंड पढ़ के आए आप। और उसके कंपैटिबल ग्रेफाइट को मैंने कहा था ना, उसका वो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है, क्योंकि वो लेयर्ड स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल पैकिंग होती है। तो अब मैं जब एक वर्ड बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, हेक्सागोनल एंड क्यूबिक, तो हमें MDCAT के स्टूडेंट्स को इससे रिलेटेड हर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। गॉट इट। तो क्यूबिकल की बात करते हैं तो इसमें 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर है। केमिस्ट्री वही है, इस क्रिस्टल में 3 तरह की लेयर्स होती हैं, एक लेयर, उसके बाद मुख्तलिफ तरह की दूसरी लेयर, और फिर उससे भी मुख्तलिफ तीसरी लेयर। हाँ, उसके बाद फिर नंबर 1 2 3 ABC पैटर्न चलेगा। अब वही क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूं, इन द क्यूबिकल पैकिंग 7th लेयर इज लाइक, अब देखेंगे आप, इसको आंसर करने से पहले देखेंगे कि यार ये पैटर्न अडॉप्ट करते हैं, ABC ये 1 2 3, इसको अपनी नंबरिंग दे देंगे,
1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपने सेवंथ लेयर के बारे में पूछा जी, तो जो सेवंथ लेयर है दैट इज लाइक दैट ऑफ द फोर्थ लेयर, दैट इज लाइक दैट ऑफ द नंबर 1 लेयर। नाउ यू नो द आर्ट, हाउ विल यू आंसर द क्वेश्चन इन MDCAT। और ये दो एग्जांपल्स मैंने सिर्फ इसलिए प्रेजेंट किए हैं, और ये जो मैंने MCQs बोले हैं, दे आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस फॉर द स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि आपको भी इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। सो अभी हम ये बात कर चुके हैं, अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर, देखते हैं वहां पे क्या है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आज के जो टॉपिक में हमने जो UHS का टॉपिक नंबर 3 था एटॉमिक स्ट्रक्चर से एसोसिएटेड, उसके कोर्स कंटेंट पहले देखते हैं और उसको पढ़ते हैं कि अब हमारे पास सॉलिड स्टेट को क्लियर करने के बाद आज के इस लेक्चर में हमने मजीद क्या पढ़ना है। सो वॉच ऑन द बोर्ड, आपके सामने एक स्लाइड है, स्लाइड में उसने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कोर्स कंटेंट, आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ देयर रिलेटिव मैसेज एंड द चार्जेस। ऑफ कोर्स इसकी डिटेल पढ़ेंगे हम। उसके बाद कहता है कैलकुलेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास एंड द चार्जेस विद इन द एटम, ये प्रोटॉन नंबर और न्यूक्लॉन नंबर की बात करेगा। डिड्यूस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बोथ एटम्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, प्लस माइनस करेगा। फिर आप स्लाइड में देख सकते हैं डिस्क्राइब द नंबर एंड द रिलेटिव एनर्जीज ऑफ द sp एंड the f ऑर्बिटल्स, क्वांटम नंबर्स की बात करेंगे और तमाम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। सो वेल डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में हम जानते हैं। हम जानते हैं कि एक एटम के अंदर एक प्रोटॉन, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इनकी डिस्क्रिप्शन, इन्वेंशन, मैसेज, चार्जेस क्या हैं वो देखें। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन के बारे में आप फेमिलियर हैं, रिवीजन करने जा रहे हैं। वो तमाम डाटा जो कि MDCAT में उससे पूछने का जो क्वेश्चन करने की रीजन बन सकता है, वो मैंने पॉइंट्स की फॉर्म में आपके सामने लिख दिया है। वॉच दिस। हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, कैथोड रेज भी बोलते हैं। 1876 में विलियम क्रुक्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक हॉलो डिस्चार्ज ट्यूब, उसके अंदर एक गैस थी। क्या प्रेशर था? वॉच दिस। हमारे पास 0.01 टॉर प्रेशर था और फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, 5000 to 10,000 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया। फिर क्या होता है वहां पे एक एक्सपेरिमेंट उसने ऑब्जर्व किया कि हमारे पास एक वैक्यूम में 0.01 टॉर पे एक गैस को एनक्लोज करके जब हाई वोल्टेज दी गई तो कुछ ग्लो, कुछ फ्लोरिसेंस ऑब्जर्व किया गया। हमारे पास वो जो मटेरियल है, ग्लास का मटेरियल है या स्टिन है या जो एल्यूमिना है, इनमें से डिफरेंट कलर्स की रेडिएशंस और फ्लोरिसेंस ऑब्जर्व हुई। मैंने वो भी लिख दिया है क्योंकि MDCAT में ये भी पूछा जाएगा। वॉच दिस। हमारे पास अगर तो कैथोड रेज हैं, कैथोड रेज यानी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ग्लास के ऊपर ग्रीन कलर का ग्लो जनरेट करती हैं। एल्यूमिना यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड का अगर मटेरियल होगा, क्योंकि जो फ्लोरिसेंस कलर है ये किस पे डिपेंड कर रहा है? नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। तो ये एल्यूमिना पे रेड ग्लो करता है, टिन स्टोन के ऊपर येलो कलर करता है। अब उसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, आपकी बुक में भी डिटेल में लिखे गए हैं कि उसने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, तो उसने देखा कि ये जो रेज हैं ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ टर्न कर गई, मतलब ये नेगेटिवली चार्ज हैं। फिर उसने दरमियान में एक पैडल रखा, उससे टकराई और पैडल ने रोटेट करना शुरू कर दिया, इसका मतलब है ये मैसिव पार्टिकल्स हैं। फिर उसने एक ओपेक ऑब्जेक्ट रखा जिसका शैडो सामने आया, इसका मतलब है ये वेव नेचर भी शो करती हैं। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स आप जानते हैं। फिर इन तमाम एक्सपेरिमेंट्स की बेस के ऊपर उसने ये डिड्यूस किया कि जनाब एक एटम जब टूटता है, वो डिसइंटीग्रेट होता है, तो हमारे पास जो रेडिएशंस आती हैं जो कैथोड से टुवर्ड्स एनोड जा रही हैं, जो फ्लोरेसेंस एनोड की बैक साइड पे हो रही है, वो नेगेटिवली चार्ज हैं। वो और कुछ नहीं, इन्वेस्टिगेशन की गई। फिर जे थॉमसन का भी एक्सपेरिमेंट आ गया, उससे उसने ये प्रूव कर दिया कि इन तमाम प्रॉपर्टीज में जो चार्ज टू मास रेशियो वैल्यूज भी देखते हैं, दे आर नथिंग बट द इलेक्ट्रॉन्स। ये जनरल इंफॉर्मेशन MDCAT में डिफरेंट क्वेश्चन में पूछी जाएगी, इसके MCQs की प्रैक्टिस भी करेंगे हम। अब ये डाटा याद करने के बाद असल चीज जो MDCAT में उसने हाईलाइट की है, हमने इसके मैसेज के बारे में जानना है, हमने इसके चार्ज के बारे में जानना है। वॉच दिस। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम। ये डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में हमने डिराइव किया। फिर हमारे पास चार्ज टू मास रेशियो जो सबसे पहले फाइंड आउट की गई, दैट वाज 1.788 × 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी एक MDCAT का क्वेश्चन आता है। ये वैल्यूज आपकी बुक में लेवल्स में FSC में लिखा गया है, 1.7588 × 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। MDCAT में क्वेश्चन आया, द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसने कहा कि ग्राम्स में
चार्ज टू मास रेशियो क्या है? वेरी सिंपल, वैल्यू यही रहेगी, 10⁻11 की जगह 10⁻8 कूलम्स पर ग्राम आ जाएगा। अगर ग्राम में बात करनी है तो चार्ज टू मास रेशियो मेमोराइज कर लें, 1.7588 इंटू 10⁻8 कूलम्स पर ग्राम है। गॉट इट? तो ये भी याद रखना है आपने। अब चार्ज टू मास रेशियो आपको पता है और उसके बाद आपको चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी पता है, तो आप उससे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हैं। देयर आर द सिंपल एक्सपेरिमेंट्स। हमने इसको किया, हमने जो चार्ज है डिवाइडेड बाय द चार्ज टू मास रेशियो जो कि हमारे पास आ रही थी एक वैल्यू, क्योंकि चार्ज टू मास रेशियो को यहाँ पे प्लेस किया था ना, तो वो हमने इसके सामने लिख दी। ये चार्ज टू मास था, मास को इधर ले गए और चार्ज वहां पे लिखा रहने दिया, और रेशियो की जो वैल्यू थी उसको उसके डिनोमिनेटर में ले गए, सॉल्व किया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, दैट वाज 9.1095 into 10 to the power minus 31 kg। ये भी याद रखना है, 10⁻⁻31 kg को अगर ग्राम में करेंगे तो 10⁻⁻28 ग्राम्स आ जाएगा। अगर मिलीग्राम में करेंगे तो 10⁻⁻25 ग्राम्स आ जाएगा। तो ये सारा डाटा आप अपने ज़हन में रख सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन्स के हवाले से जो इंफॉर्मेशन थी आपके जहन में होनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह जब उसी डिस्चार्ज ट्यूब में एक लो प्रेशर के ऊपर किसी भी गैस को इनक्लोज किया गया और करंट अप्लाई किया गया, तो हमारे पास फ्लोरेसेंस एनोड की बैक साइड पे तो ठीक है हम देख रहे थे, जिसको हमने कैथोड रेस कह दिया। इसी तरह कैथोड की बैक साइड के ऊपर भी हमारे पास ज्यादा ग्लोइंग फ्लोरेसेंस ऑब्जर्व की गई। अब वो क्या है? कोई ऐसी रेडिएशन जो पॉजिटिवली चार्ज है, कोई ऐसी रेडिएशन जो ऐसा पार्टिकल जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और वो नेगेटिव की तरफ मूव करता है। तो इसकी केमिस्ट्री को समझें। पहले तो मैं एक बात बता दूं, तो वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे आप लोगों के लिए लिखा है वो ये कि जब हम कैथोड रेस की बात करते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, तो हम जानते हैं कोई भी गैस आप डिस्चार्ज ट्यूब में रख लें, उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो वही है, इलेक्ट्रॉन्स तो वही है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी तो वही है। तो कैथोड रेस जो नेगेटिव पार्टिकल्स है, जो इलेक्ट्रॉन है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द गैस यूज्ड। अब जो मर्जी गैस यूज करें उसमें इलेक्ट्रॉन्स तो वही होंगे, तो वो यूज ऑब्जर्व की गई। द पॉजिटिव रेज वो क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज देखें। यूजेन गोल्डस्टाइन ने 1886 में इसके ऊपर डिस्कशन की। उसने कहा कि जो रेड ग्लो है ग्लास पे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, क्योंकि जब पॉजिटिव रेज ग्लास के साथ टकराती हैं तो रेड ग्लो आता है। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, पूछा जा सकता है। अब प्रॉपर्टीज बिल्कुल वही हैं। हमारे पास अगर एक गैस पार्टिकल के इलेक्ट्रॉन मूव अप हो रहे हैं बम्बार्डमेंट ऑफ द कैथोड रेस, बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ द कैथोड रेज, तो हमारे पास जो न्यूक्लियाई है उस पर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब वो पॉजिटिवली चार्ज डेफिनेटली नेगेटिव कैथोड की तरफ मूव करते हैं और उनको नाम दिया गया केनाल रेज का। उनको एनोड रेज नहीं कहना। एनोड रेज इसलिए नहीं कहना कि वो एनोड में से नहीं निकल रहे, बल्कि दे आर द न्यूक्लियाई ऑफ द आयोनाइज्ड गैस। और चूंकि हर गैस का न्यूक्लियस डिफरेंट होता है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ द canal rays or the positive rays depend upon the nature of the gas। अगर हम ये पॉइंट देखें, अगर हम गैसेस को चेंज करते हैं तो हमारे पास
जो पॉजिटिव रेज आएंगी वो डेफिनेटली हर गैस के न्यूक्लियस में डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन की एंटिटी की डिस्कवरी हो रही है, प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं, वो डेफिनेटली न्यूक्लियस के अंदर ही रहेंगे, अगर न्यूक्लियस टूटता है फिर तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, ऐसा हो नहीं सकता डिस्चार्ज ट्यूब में। तो हमारे पास दे डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस, क्योंकि हर न्यूक्लियस का मास डिफरेंट होगा। गॉट इट, इस बात को ध्यान में रखते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं द चार्ज। हम जानते हैं जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है वही तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, या जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वही प्रोटॉन पे चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज था 1.6022 into 10⁻⁻19 कूलम, यही प्रोटॉन पे चार्ज है, लेकिन इस पे पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, तो ये चार्ज आ गया। और एक और बात, वहीं से हमने जब मैस डिफाइन किया, मैस आइडेंटिफाई किया गया रिसर्च में, तो ये मेमोरी है, आपने याद रखना है, दैट इज 1.6726 into 10⁻⁻27 kg, ठीक है। तो ये मैस ऑफ प्रोटॉन आपने याद रखना है। बिल्कुल इसी तरह इसको जब ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻24 ग्राम हो जाएगा मैस ऑफ प्रोटॉन, और अगर हम मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ऑफ कोर्स वेरी सिंपल 10⁻⁻21 हो जाएगा। सारी बातें आप लोगों ने याद रखनी है, आपसे पूछा जाएगा। एक और इंटरेस्टिंग बात, चार्ज टू मास रेशियो। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो चार्ज टू मास रेशियो की एक वैल्यू आती है, इलेक्ट्रॉन का मास कम है, प्रोटॉन का मास ज्यादा है, ओके। तो प्रोटॉन की जो चार्ज टू मास रेशियो है वो चूंकि मास ज्यादा है, डिनोमिनेटर में फिगर बड़ा आ गया है, तो चार्ज टू मास रेशियो हमेशा प्रोटॉन की चार्ज टू मास रेशियो इलेक्ट्रॉन से कम होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, इस कॉन्सेप्ट को एमडी कैट में कुछ इस तरह भी यूज कर सकता है कि अगर मैं हाइड्रोजन का न्यूक्लियस उसकी बात करता हूं तो उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन है, लेकिन अगर मैं हीलियम की बात करता हूं उसमें प्रोटॉन बढ़ गए, मैं नाइट्रोजन की ऑक्सीजन की बात करता हूं उसमें प्रोटॉन बढ़ गए, मास बढ़ गया। तो जैसे जैसे नेचर ऑफ गैस चेंज होती है, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द केनॉल चेंज होती है, और किस तरह से चेंज होती है ये भी एमडी कैट का क्वेश्चन है। मास बढ़ने से चार्ज टू मास रेशियो की वैल्यू कम होती जाती है। सो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्राइकिंग कॉन्सेप्ट, मैं कहता हूं विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। मैं बात करता हूं इलेक्ट्रॉन की, मैं बात करता हूं हाइड्रोजन के गैस के न्यूक्लियस की, तो ऑफ कोर्स आप हाइड्रोजन को आंसर कर देंगे। लेकिन अगर मैं ट्रिक करता हूं, एमडी कैट में क्वेश्चन किया जाता है कि किसकी चार्ज टू मास रेशियो जो है वो 0 होती है, प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन की, क्या न्यूट्रॉन की। अभी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की बात करनी है मैंने नेक्स्ट बोर्ड पे, लेकिन आप सुने, हम जानते हैं कंफ्यूजन की कोई जरूरत ही नहीं। क्या न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता है? बिल्कुल नहीं होता। तो न्यूट्रॉन चार्ज टू मास रेशियो शो ही नहीं करेगा, ऑफ कोर्स फिगर 0 हो जाएगी। तो न्यूट्रॉन की चार्ज टू मास रेशियो 0 होगी। तो ये पॉइंट भी आपने अपने ज़हन में रखना है। कुछ बातें की गई एटॉमिक स्ट्रक्चर में, बेसिक इंट्रोडक्शन दिया गया इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बारे में। अब हम बात करेंगे न्यूट्रॉन की नेक्स्ट बोर्ड पे जाके उसकी डिस्कवरी की। लेट्स मूव। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लास्ट बोर्ड पे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे। हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की एसोसिएटेड जितनी भी डिटेल है पढ़ी है, और एमडी कैट में उसके जो भी इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है उसको हाईलाइट किया है। अब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। व्हाट आर न्यूट्रॉन्स? न्यूट्रॉन्स हमारे पास एक हैवी पार्टिकल हैं जो कि न्यूक्लियस ऑफ द एलिमेंट में पाए जाते हैं, इन पे कोई चार्ज नहीं होता। इसको फॉर द फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया? जेम्स चैडविक ने। डिटेल आप व्हाइट बोर्ड पे देखें, मैंने सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं। जेम्स चैडविक ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया कि एक रेडियो एक्टिव मटेरियल था पोलोनियम, उसमें से रेडियो एक्टिव डिके के दौरान अल्फा पार्टिकल्स एमिट कर रहे थे। अल्फा पार्टिकल्स आपको पता है हीलियम आयंस होते हैं, हीलियम डाई पॉजिटिव आयंस को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। उन अल्फा पार्टिकल को उसने बम्बार्ड करवाया। अब इक्वेशन आपके सामने मैंने लिख दी है, ये भी एमडी कैट में पूछा जाएगा। सिंपल सी चीजें हैं लेकिन यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दैट। तो अल्फा पार्टिकल को बेरिलियम पे बम्बार्ड करवाया तो उसने देखा कि हमारे पास एक न्यूक्लियर चेंज हुई है, हमारे पास बेरिलियम से एक नया एलिमेंट कार्बन बन गया है। ये पॉइंट्स एमसीक्यू में पूछे जाएंगे। और साथ में कुछ पार्टिकल्स निकले हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज थी जिनको मैं भी एक्सप्लेन करता हूं। दे आर वेरी पेनिट्रेटिंग थे और न्यूट्रल। वो जो पार्टिकल्स हैं उनकी जब स्टडी की गई, जो कि मैसिव पार्टिकल्स थे जिनका मास इक्वल टू द somewhat equal to the mass of the proton था, slightly higher than the mass of proton, but इन दोनों का mass भी सेम कंसीडर किया जाता है 1.6727 into 10⁻⁻27 kg। न्यूट्रॉन का ऑलमोस्ट वही मास है। बहरहाल ये न्यूट्रल होते हैं। तो ये जो न्यूट्रल पार्टिकल थे इसको उसने न्यूट्रॉन का नाम दिया। टेस्टिंग की, एक्सपेरिमेंट्स किए गए, इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है। एमडी कैट के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, हमें इन पॉइंट्स का पता होना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे कैन नॉट आयोनाइज बिकॉज दे आर न्यूट्रल, दे आर नॉट बीइंग डिफ्लेक्टेड बाय
any electric field or magnetic field, they are moving state, it means they are neutral. ठीक है, उसके बाद ये पेनिट्रेटिंग इफेक्ट इनका ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है कंपैरेटिव द प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मैसिव पार्टिकल्स होते हैं. और अब ये जो न्यूट्रॉन जनरेट हुए ना, पहले तो ये भी इंफॉर्मेशन आपको बता दी, एक जो न्यूट्रॉन, अगर हम एक न्यूट्रॉन को डीकंपोज करते हैं यानी डिस्ट्रॉय करते हैं, डिसइंटीग्रेट इज द मोस्ट सुटेबल वर्ड, वो करते हैं, हमारे पास एक प्रोटॉन बनता है, एक इलेक्ट्रॉन बनता है और एक मैसलेस चार्जलेस, ये मैंने नोटेशंस लिखी हैं, ये एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं, आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, न्यूट्रिनो बनता है. तो इन तीन पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशन से हमारे पास न्यूट्रॉन होता है. गॉट इट, ये हमने इंफॉर्मेशन गेन कर ली. अब हमारे पास जो न्यूट्रॉन बने वो दो तरह के थे, फास्ट न्यूट्रॉन एंड स्लो न्यूट्रॉन. फास्ट न्यूट्रॉन की जो वेलोसिटी वो मैंने लिख दी है 1.2 मेगा या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और स्लो न्यूट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं. यू कैन मेमोराइज दैट. तो स्लो न्यूट्रॉन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के होते हैं. अगर आप कहीं मैं आपको लिख देता हूँ, इनकी जो स्पीड है दैट इज जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यू मस्ट बी अवेयर अबाउट. Neutrons are more dangerous. Why? Because they cause nuclear reactions. Of course, definitely. Nuclear reaction से मुराद न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की मैं बात कर रहा हूँ. ठीक है, बाकी न्यूक्लियर चेंज जब भी आएगी दैट इज अ न्यूक्लियर रिएक्शन. और फास्ट न्यूट्रॉन, अच्छा फास्ट न्यूट्रॉन स्लो न्यूट्रॉन की वेलोसिटी मुझे पता चल गई. एमडी कैट में क्या क्वेश्चन आता है, वो जो दो इक्वेशंस आपकी बुक्स में दी गई हैं, ए लेवल्स में भी एफएससी में भी, यू बेटर नो, मैंने इक्वेशंस लिख दी हैं और उनके साथ मैंने ये वर्ड्स हाईलाइट किए हैं. ये मैंने एक एमसीक्यू इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है. एमडी कैट में पूछ सकता है कि फास्ट न्यूट्रॉन्स आर गोइंग टू जनरेट ऑप्शन ए अल्फा पार्टिकल, ऑप्शन बी बीटा पार्टिकल्स, ऑप्शन सी गैमा. तो हमें पता होना चाहिए, मैंने लिख दी है फास्ट न्यूट्रॉन्स हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स को जनरेट करते हैं. ओके, आगे देखते हैं. स्लो न्यूट्रॉन गैमा रेज एंड बीटा रेज को जनरेट करते हैं. हाउ कुड आई गेट दिस इंफॉर्मेशन? हमारी बुक में दो इक्वेशंस लिखी हैं. देखें, पहली इक्वेशन, ये जो न्यूट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर अटैक मतलब फॉल कर रहा है, बम्बार्ड कर रहे हैं, अटैक कर रहा है, न्यूक्लियर चेंज होती है, ये बोरॉन में कन्वर्ट होता है और साथ में मेरे अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं. ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज पॉजिटिव आयन होता है. और आप यहां पे देखते हैं स्लो न्यूट्रॉन्स की जब बम्बार्डमेंट होती है कॉपर 65 से जिंक 66 तो 30 बन जाता है हमारे पास. इसमें पहले स्टेप में जब एक स्लो न्यूट्रॉन स्ट्राइक करता है कॉपर को, तो हमारे पास ये जो एच न्यू लिखा हुआ है ना आपकी बुक में, रेडिएशंस निकलती हैं. कौन सी रेडिएशन? जिन पे कोई चार्ज नहीं होता. गैमा रेज, मोस्ट पेनिट्रेटिंग रेज, ये सबसे ज्यादा डेंजरस रेज हैं. तो वो गैमा रेज हैं. और बाद में डेफिनेटली जब कॉपर कन्वर्ट होता है जिंक में, तो ऑफ कोर्स इस कानून के तहत हमारे पास जो कन्वर्जन होती है, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है. द नेगेटिवली चार्ज रेडिएशंस आर द बीटा रेज. तो बीटा रेज निकलती हैं. रेडियो एक्टिव डिके में अल्फा पार्टिकल्स, पॉजिटिव रेज, बीटा रेज और द इलेक्ट्रॉन्स, एंड द गैमा रेज आर द न्यूट्रल एंटिटीज. अब आपको इसकी डिटेल भी पता लगी. अगर एमडी कैट में क्वेश्चन पूछा जाए कि स्लो न्यूट्रॉन से कौन सी रेज जनरेट होती है, यू विल बी एबल टू आंसर दैट. और फास्ट न्यूट्रॉन से क्या जनरेट होती है, ये ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन नहीं थी. बाकी साइंटिस्ट का नाम,
और ये सिंपल प्रोडक्शन और ये तमाम डाटा आपके सामने एक्सप्लेन किया गया है। सो दैट वाज अबाउट द न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की चार्ज टू मास रेशियो होती है? बिल्कुल नहीं, मैंने अभी बताया था। क्या बताया था? न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल एंटिटी, तो उसमें चार्ज टू मास रेशियो का कोई सिनेरियो नहीं है। वैसे सिंपल जो बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम्स हैवियर प्रोटॉन होता है और 1842 टाइम्स जो है वो हैवियर न्यूट्रॉन होता है। इसलिए अब जो मैं अगली बात कर रहा हूं, जो व्हाइट बोर्ड पे आप देख रहे हैं, अगर मैं कुछ बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम की बात करता हूं, यू बेटर नो कौन सी है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिस पे रिजाइड करता है, दैट इज एटॉमिक नंबर, जिसे हम प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं। सो व्हाट इज एटॉमिक नंबर? मैंने लिख दिया, दिस इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट और या प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। वेरी सिंपल, आप जानते हैं इसको जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, ये बेसिक डेफिनेशंस करने का मकसद क्या है? हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में इसका यूज देखिएगा कितना परफेक्ट है। तभी आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चंस रखूंगा। बाकी न्यूक्लियन नंबर या मास नंबर या एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन जो कि न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। टोटल मास ऑफ एन एटम रिजाइड्स इन द न्यूक्लियस, यू बेटर नो, तो उसको हम मास नंबर कहते हैं। अब इसके अंदर जब हमने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बात कर ली, हमने मास नंबर की बात कर ली, हमने एटॉमिक नंबर की बात कर ली, सर इस वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन का पर्पस बहुत यूजफुल है। वो क्या है? हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने होते हैं। अगर मुझे पता है कि जो एटॉमिक मास है, जो न्यूक्लियन नंबर है, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, तो मैं आइसोटॉप्स में, चूंकि एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। अगर मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं कि किसी भी एलिमेंट में, चाहे आइसोटॉप्स हैं या कोई भी है, उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो वेरी सिंपल, मैं उसके मास नंबर में से उसका एटॉमिक नंबर माइनस कर दूंगा, उसके टोटल मास नंबर यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में से प्रोटॉन को माइनस कर दूंगा, तो आई विल गेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं सी ऑन द व्हाइट बोर्ड, देन यू विल नो कि हाउ इंपॉर्टेंट दिस इज। डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त आप अपने सामने एक स्लाइड देख रहे हैं। उस स्लाइड में क्वेश्चन लिखा गया, आप देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स कंटेन 12 न्यूट्रॉन्स, 11 प्रोटॉन्स एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स, हाउ विल आई फाइंड आउट दैट। अब उसने जो इंफॉर्मेशन दी है, मैं देखता हूं आपके सामने है, वो कहता है, उसने मुझे जो एलिमेंट्स लिखे हैं उनके ऊपर चार्ज भी लिख दिया, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी लिख दिया, सोडियम पॉजिटिव आयन लिख रहा है और साथ में उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर बोल रहा है। सो वॉच ऑन दिस, वो सबसे पहले मुझे सोडियम की बात करता है, सोडियम 23 और 11, और आप जानते हैं ना, इलेक्ट्रॉन के जाने से मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये मैंने डाटा देख लिया। उसके बाद मैं लिथियम की बात करता हूं, तो लिथियम 10 और 20 है। ओके, उसके बाद बात करते हैं पोटेशियम की। उसने मुझे हर सब एटॉमिक पार्टिकल के नंबर्स पूछे हैं, वो नंबर उसने दे दिया है। वो मुझे कहता है कि इसमें 12 न्यूट्रॉन्स होने चाहिए, 11 प्रोटॉन्स होने चाहिए और 10 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर इसमें मैं गौर से देखता हूं तो मेरे पास जो ऑप्शन है इन सब में, दैट इज अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर, और उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व कर दिया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एक्सप्लेनिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन व्हिच आई वाज गोइंग टू शेयर विद यू। आप देखें, उसने अगर बात की अल्फा ऑप्शन की सोडियम की, तो सोडियम Na पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, इलेक्ट्रॉन उसका एटॉमिक नंबर 11 था, इलेक्ट्रॉन कितने बच के 10। अच्छा, प्रोटॉन कितने हैं? 11 है और 23 मास है, 11 प्लस 12 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जो 12 न्यूट्रॉन्स हैं, उसकी वजह से मास 23 हुआ है ना। तो हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक, एमडी कैड में इस डाटा के मुताबिक ये क्वेश्चन किए जाएंगे, मैं आंसर कर सकता हूं। मुझे प्रोटॉन नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर, न्यूट्रॉन नंबर अलग अलग पूछ ले, मैं आंसर कर दूंगा। सो अल्फा इज माय ऑप्शन, वेरी क्लियर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने स्लाइड है। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स रिप्रेजेंट आइसोटॉन्स। पहले रुकें, व्हाट आर आइसोटॉन्स, व्हाट आर आइसोटॉप्स, व्हाट आर आइसोबार्स, What do you mean by isoelectronics? Isoelectronic वो तमाम स्पीशीज जिसमें, चाहे वो एटम है, चाहे वो मॉलिक्यूल है, चाहे वो आयंस हैं, गॉट इट, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो, उन्हें आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहते हैं। आइसोटॉप्स आप जानते हैं, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फर्क हो गए। आइसोटॉन्स क्या है? आइसोटॉन्स आर दो स्पीशीज हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हम चूंकि सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, तो मुझे आइसोटॉन्स का पता होना चाहिए। और आइसोबार भी मैंने वर्ड बोला, मैं पहले लेक्चर्स में भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये आइसोटॉप का रिवर्स होता है, डिफरेंट एटम्स
of the different element having same mass but different atomic number. तो ये सारी चीजों का पता होना चाहिए. खैर आइसोटॉन्स की बात की है, स्लाइड आपके सामने, मैंने सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं. इसी इंफॉर्मेशन को यूज करूंगा और मैं ऑप्शंस को देखता हूं. तो ऑप्शन ए में मैं देखता हूं कार्बन, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है. भाई इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ही तो डिफरेंट है, मुझे ऐसी एंटिटीज चाहिए जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो. ऑप्शंस बीटा में भी देखता हूं, तो अगर मैं इसको माइनस करता हूं तो फर्क आ जाता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि एटॉमिक मास में से मैंने एटॉमिक नंबर माइनस करना, डिफरेंट आ रहा है. वेल डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं चार्ली ऑप्शन देखता हूं तो ऑर्गॉन में अगर मैं देखता हूं तो ऑर्गॉन में मेरे पास जो प्रोटॉन्स हैं डेफिनेटली एटॉमिक नंबर 18 है, तो 18 हैं. न्यूट्रॉन्स 22 है, बिल्कुल ठीक आ गया 40 में से. अब वो बात कर रहा है कैल्शियम 42 की बात कर रहा है, मैस दिया गया है, मैस में से निकालता हूं तो 22 न्यूट्रॉन्स बचते हैं. और चार्ली ऑप्शन मेरा आंसर है. स्कैंडियम की बात की गई है, कैल्शियम की बात की गई है, आर्गॉन की बात की गई है. इन तीनों एटम्स में गिवन डाटा के मुताबिक 22 न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं. सो दे आर आइसोटोन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. वेरी सिंपल आंसर इन फ्रंट ऑफ यू, ये आपने देखा. एक और क्वेश्चन इसी डाटा से रिलेटेड, बिकॉज एमडी कैट का पेपर है, एमडी कैट में मैं जितने मैक्सिमम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करूंगा उतना हमारा फायदा है. सो सी अनदर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट, आइसोटोप की बात कर रहा है, in the third period of the element contains the same number of neutrons. Okay जी, अब देखें किसमें same number of neutrons होते हैं एलिमेंट में. वेल माय डियर स्टूडेंट्स, एक टेबल बना दिया गया है जिसके मुताबिक आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो रही है. बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन, डेल्टा ऑप्शन मेरा आंसर है, जिसमें प्रोटॉन नंबर 16 और 15 की बात की गई, बाद में मास नंबर 32 और 31 की बात की गई, सल्फर और फास्फोरस की बात कर रहा है. लेकिन इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को अगर देखें तो वो 16 है. 16 इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, देयर आइसोटोन्स. सो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज द इंफॉर्मेशन अबाउट द data which we are going to ask in the MDCAT paper on the basis of simple definitions, proton number and न्यूक्लियन नंबर. सो मूव ऑन द नेक्स्ट बोर्ड और देखते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे क्या है जी. तो डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, मेमोरी, जिससे आप जानते हैं, हम जानते हैं एटम के बाहर मेन शेल्स होते हैं. मैं क्वांटम नंबर्स में डिटेल डिस्कस करूंगा भी, लेकिन शेप्स ऑफ ऑर्बिटल की बात जब आ गई है तो ये मैंने कुछ स्लाइड्स तैयार की हैं आप लोगों के लिए. आप उन स्लाइड्स को जब देखेंगे, आप जानते हैं, तो उसको हम ओवरव्यू कर लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं कि एमडी कैट में शेप्स ऑफ ऑर्बिटल के बारे में क्वेश्चन आएगा. वो आपको डिफरेंट शेप्स दे देगा और आपसे पूछेगा बताओ ये कौन सी हैं, ये नाम बता देगा और डिफरेंट शेप्स की ऑप्शन दे देगा, आपको चूज करना होगा. सो वेरी सिंपल, but could be the complicated question if you are not aware about that, can be asked. So you must be very much familiar at least about the shapes of the subshells and their orbitals S, P, D and F. So talk about them. See the slide देखें जी. तो डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त आपके सामने स्लाइड्स हैं जो कि शेप्स ऑफ ऑर्बिटल को एक्सप्लेन कर रही हैं. ये डाटा मैंने लिखा है फॉर यू पीपल, स्पेशली डिजाइन की. स्लाइड को आप देखें, सबसे पहले वो बात करता है हमारे पास शेप ऑफ द एस एटॉमिक ऑर्बिटल. आपके सामने स्फेरिकल है, शार्प है. एक पॉइंट यहां पे याद रखना है, हमारे पास 1s भी होता है, 2s भी होता है, 3s भी होता है. एस ऑर्बिटल में, एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल पाया जाता है, एस ऑर्बिटल, उसकी शेप स्फेरिकल ही होगी. लेकिन वो एस ऑर्बिटल जो न्यूक्लियस के करीब है, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम है, उसका स्फेरिकल साइज छोटा होगा. और जैसे जैसे वो विल मूव अपवर्ड अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो रहेगा स्फेरिकल शेप का ही, लेकिन इनलार्ज होता जाएगा. ये पॉइंट पूछा जा सकता है. वो आपको कह सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द spherical shape और the s subshell of 2s orbital, और साथ में 1s 2s 3s की एग्जांपल दे सकता है, शेप दे सकता है, आप आइडेंटिफाई करेंगे. बी वेरी विजिलेंट एंड एक्टिव वाला आंसरिंग दिस वेरी सिंपल क्वेश्चंस. उसके बाद आप जानते हैं p सबशेल है, आप जानते हैं p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, डबल शेप होते हैं, आपके सामने मौजूद है. फॉर एग्जांपल, तो ये सारा डाटा लिखा गया है आपके पास, आप शेप देख सकते हैं, px py एंड pz, ये तीनों शेप्स आपके सामने प्रेजेंटेड है इन अ वेरी सिंपल वे. बिल्कुल उसी तरह हमारे पास शेप्स ऑफ द d एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं. उसने d सबशेल के जो 5 ऑर्बिटल्स हैं उनकी शेप्स आपके सामने प्रेजेंट की हैं. हम जानते हैं dxy, dyz, dzx, dx2, y2 एंड dz2. सबसे इंटरेस्टिंग इसमें जो शेप है वो dz2 की होती है. dz2 के मुतालिक एमडीकैट में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वुड बी आस्क्ड, वो ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग d orbital has collar.
तो आप देखते हैं डी जेड स्केयर का जो स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने लिखा है, आपके सामने नंबर 5 पे मौजूद है स्लाइड में, ये डी जेड स्केयर है, इसमें कॉलर बना हुआ है, ठीक है, ये वन एक्सिस के ऊपर मौजूद है, ठीक है, इसमें नोडल प्लेन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ने कवर किया हुआ है। सो ये शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल्स एंड द सबशेल वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एक्सप्लेन, ताकि आप इसको देखें, ओवरव्यू करें और अपने पेपर को अच्छे तरीके से कर सकें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि व्हाइट बोर्ड पे आपके सामने लिखा गया है। अच्छा, यहां पे मैंने एक दो इंपॉर्टेंट लाइंस भी आपके लिए लिख दी। शेप्स के बारे में पता लग गया, डिस्कशन कर दी। एमडी कैट के दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सबशेल्स के हवाले से, यहां पे देखें मैंने वो कॉन्सेप्ट एलैबोरेट कर दिया, एनर्जी ऑफ द सबशेल्स। ये जब मैं अभी आपको क्वांटम नंबर्स एक्सप्लेन करूंगा उसमें भी ये डाटा आता है, और चूंकि अभी हमने डी मतलब एफ एंड एस एंड पी ऑर्बिटल्स की बात की है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास एनर्जी किसकी सबसे ज्यादा होती है। अभी हम ऑब्बो प्रिंसिपल पढ़ेंगे, उसमें मैं रिपीट करूंगा। सो रिपीट करूंगा तो एफ डी और पी और एस की बात करूंगा तो सबसे ज्यादा एनर्जी एफ सब शेल की होती है, उसके बाद डी सब शेल की होती है, उसके और सबसे कम एनर्जी एस सब शेल की होती है, जिसकी एनर्जी जितनी कम होती है वो उतना न्यूक्लियस के करीब पाया जाता है, जो न्यूक्लियस के जितने करीब होता है उसकी पेनिट्रेशन उतनी ज्यादा होती है। सो यही कॉन्सेप्ट को मैंने रिवाइज कर दिया है कि पेनिट्रेशन ऑफ द सब शेल, तो आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के बहुत से क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं क्वांटम नंबर्स की। क्वांटम नंबर्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं स्टूडेंट, और मैंने एमडी कैट के इस मोड में आप लोगों के लिए निहायत आसान की है। सिर्फ मेरी बात सुनिएगा, उसके बाद हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। व्हाट आर क्वांटम नंबर्स? मैंने डेफिनेशन लिख दी, फॉर्मल डेफिनेशन कि these are the set of the values which are basically the solution of the Schrodinger's wave equation. Got it? Schrodinger wave equation है, हमें पता है वेव मैकेनिकल मॉडल से आई, उसने हमें कुछ वैल्यूज दी जिनको हमने क्वांटम नंबर्स का। बेसिकली माय डियर स्टूडेंट्स, क्वांटम नंबर इज नथिंग बट द एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। क्या बोला? एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। एक इलेक्ट्रॉन एटम में किस जगह पाया जाता है, कौन से शेल में पाया जाता है, कौन सा सब होता है, उसकी ओरिएंटेशन क्या होती है, उसकी स्पिनिंग क्या होती है, वो किस तरह मूव करता है, ये सारी डिटेल यानी बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बीइंग शोन बाय द क्वांटम नंबर्स। तो ये जेन्युइन ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको सामने एक्सप्लेन कर दिया। अब क्वांटम नंबर्स हैं 4 हमारे पास डिफरेंट वैल्यू से, हम उसके ऊपर वर्किंग करेंगे और आप मेरे वर्ड सुनेंगे। सबसे पहला लिखा गया जी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैंने सिर्फ एक लाइन लिखी है फॉर द कॉन्सेप्ट। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? जो कि हमें मेन शेल के बारे में बताता है, के एल एम एन ओ या 1 2 3 4। एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन इज द मेन शेल। मेन शेल, उसमें इलेक्ट्रॉन है
बेसिकली जब उसमें इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो हम देखेंगे वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना दूर है, डिस्टेंस क्या है, और जितना अवे होगा उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, जितना न्यूक्लियस के पास होगा उतनी कम एनर्जी होगी. सो बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट द डिस्टेंस एंड द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल. यही कॉन्सेप्ट है, इसी के ऊपर बात होगी. अब इससे रिलेटेड बातें भी बाद में ऐड करता हूं. उसके बाद दूसरा क्वांटम नंबर है एजीम्यूथल क्वांटम. व्हाट डू यू मीन बाय एजीम्यूथल क्वांटम नंबर? ये वो क्वांटम नंबर है जो सब शेल की बात करता है. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल की बात करता है और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर सब शेल की बात करता है. अच्छा, ये बात भी याद रखनी है कि जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है उसे एल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू n-1 होती है. मतलब एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 0 से स्टार्ट हो जाता है. अगर n की वैल्यू 1 होगी तो l की वैल्यू 0 होगी. इस चीज को भी एमडी कैट में क्वेश्चन बना के पूछ सकता है. सो इंफॉर्मेशन हम जानना चाहते हैं. अब मजीद एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे. जी तो डियर स्टूडेंट, इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की जो डिटेल आपके सामने आ रही है. वॉच दिस. मैंने एक पैटर्न अडॉप्ट किया है टू मेक द थिंग वेरी इजियर फॉर यू. आपसे जब क्वेश्चंस आएंगे जिनकी अभी प्रैक्टिस करेंगे, हम कैसे जज करेंगे कि मेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो अब कौन से क्वांटम नंबर की किस वैल्यू के साथ कहां पे पाया जाता है. वॉच दिस. एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर 0 आ जाए, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा 1, एल की वैल्यू होगी 0, तो सब शेल के बारे में बताएगा. तो सब शेल क्या होता है? एस सब शेल. एल की वैल्यू 0 रिप्रेजेंट करती है सब शेल को, एल की वैल्यू 1 रिप्रेजेंट करती है पी सब शेल को, 2d सब शेल को, एंड 3f सब शेल को. और साथ में देखें मैंने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज भी लिख दी हैं. और ये जो मैंने साथ में डाटा आप लोगों के लिए लिखा है, दिस इज इंपॉर्टेंट. इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू 1 होगी तो उसके अंदर सब शेल सिर्फ एक होगा, वो s होगा. अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू 2 होगी तो l की वैल्यू 0 एंड 1 होगी, तो मेरे पास उसमें 2 सब शेल होंगे, s एंड p. गॉट इट? n की वैल्यू 3 होगी तो s p एंड d सब शेल होगा, और n की वैल्यू 4 होगी तो 1 2 3 मतलब s p d f सब शेल होगा. यहां से एक और बात क्लियर होती है, वो ये कि मेरे पास s सब शेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 से स्टार्ट हो जाता है, और सेकंड से मेरे पास p सब शेल ऐड होता है. और अगर मैं सब शेल d की बात करता हूं तो वो कम से कम थर्ड मेन शेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 से स्टार्ट होता है. इसी तरह f जो f सब शेल है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 से स्टार्ट होता है. गॉट इट? तो ये इंफॉर्मेशन इस तरह भी पूछी जा सकती है. अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की केमिस्ट्री आप जानते हैं, बेटर जानते हैं. अब हमारे पास सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? एक तो शेल पढ़ लिया, मेन शेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसके बाद हमने सब शेल पढ़ लिया. अब मैं जानना चाहूंगा कि सब शेल के अंदर भी कुछ वेरिएशन होती है. जी, वो हमें कौन बताता है? द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर? इट टेल्स अस अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स. मैं सादा लफ्जों में बात करूं तो मैं कहूंगा मुझे ऑर्बिटल्स के बारे में कौन बताता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. मेरे पास सब शेल p था, मैंने उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो मैंने देखा कि उसके अंदर डिफरेंट ओरिएंटेशन में x y z एक्सिस, मैं p की बात कर रहा हूं ना, तो px py pz 3 ऑर्बिटल्स डिफरेंट होके सामने आ गए. मुझे ऑर्बिटल्स केमिस्ट्री का पता लगा, डिफरेंट, वो जो आप जीमन एंड स्टार्क इफेक्ट की केमिस्ट्री पढ़ते हैं वो आपके सामने आ गई. आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ द रेडिएशंस आ गई. हमारे पास डीजेनरेट ऑर्बिटल थे. डीजेनरेट ऑर्बिटल वो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होती है, पी की बात कर रहा हूं, पी सब शेल की, लेकिन पता नहीं था. लेकिन जब उनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो वो अपनी डिफरेंट ओरिएंटेशन में गए. मुझे किसने बताया? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने. और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू प्लस माइनस l होती है. मैंने इसको भी एक्सप्लेन कर दिया एमडी कैट डियर स्टूडेंट्स फॉर यू पीपल सो दैट यू कैन लर्न इट कंप्लीटली. वॉच दिस. l की वैल्यू 0 तो m की वैल्यू प्लस माइनस 0, यानी एक ही ओनली वन ऑर्बिटल इज प्रेजेंट इन द सब शेल. l सब शेल है ना,
तो उसके m की वैल्यू ऑर्बिटल्स है ना, अब l की वैल्यू 0 तो इसका फैक्टर भी 0 ही आया, a की वैल्यू आई है प्लस माइनस 0 मीन इसको मैं प्लस माइनस 0 की बजाय खाली 0 भी लिख देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही ऑर्बिटल है सब शेल s में। उसके बाद l की वैल्यू 1, मैंने बोला ना p सब शेल को रिप्रेजेंट करता है, जब मैं m की वैल्यू लिखूंगा तो प्लस माइनस 1 प्लस 1 0 माइनस 1, कितने टीचर्स आ गए 3, ओरिएंटेशंस कितनी आ गई 3, हमारे पास ऑर्बिटल्स कितने आ गए 3, हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो सबशेल p में 3 ऑर्बिटल्स हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, गॉट इट, ये भी याद रखना है। तो ये p की बात कर रहा है, बिल्कुल इसी तरह अगर l की वैल्यू 2 होगी तो प्लस माइनस 2 को लेके चलूंगा, प्लस 2 प्लस 1 0 माइनस 1 माइनस 2, कितने 5 डिफरेंट ऑर्बिटल्स, L की वैल्यू 2 हो तो सब शेल D होता है, और सब शेल D में मेरे पास 5 इंटीजर्स आ रहे हैं प्लस माइनस 2 के सीन में, तो मेरे पास कितने ऑर्बिटल्स हो गए 5, हम जानते हैं dxy yz zx x3 y2 एंड dz2, जिसकी अभी बात की। एंड सिमिलरली अगर L की वैल्यू 3 होगी तो M की वैल्यू 7 इंटीजर्स, और F सब शेल में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, हाँ ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन सब शेल F में आ सकते हैं 14। ये सारी इंफॉर्मेशन रिवाइज करने का मकसद क्या है कि आपको क्लैरिटी हो जाए क्वेश्चंस किस तरह आ सकते हैं। वंस अगेन उसके बाद एक और क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर। हमने सबसे पहले क्वांटम नंबर की बात की जो मेन शेल को बताता है, उसके बाद एज म्यूचुअल क्वांटम नंबर की बात की स्टूडेंट्स जो कि हमें सब शेल के बारे में बताता है। अब मूव करते जाएं डाउन में, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात की जो कि हमें ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। अब स्पिन क्वांटम नंबर डील्स विद द ऑर्बिटल, अब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉन्स की मोड ऑफ रोटेशन मूवमेंट क्या होगी वो स्पिन क्वांटम नंबर बताता है। और स्पिन क्वांटम नंबर कहता है कि किसी भी एक ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है कि उसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हों दे मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन, इट्स टेलिंग अस अबाउट द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हमें ऑपोजिट स्पिन्स बता रहा है, गॉट इट। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की मूवमेंट है, प्लस हाफ माइनस हाफ एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द क्वांटम नंबर्स। अब कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं, सी ऑन द व्हाइट बोर्ड। जी तो डियर स्टूडेंट्स आप एक स्लाइड देख रहे हैं जिसपे क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन को मैंने अभी डिस्कस किया था क्वांटम नंबर से पहले, एक जो मैंने पेनिट्रेशन इफेक्ट और एनर्जी की बात की थी उससे रिलेटेड है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक ऑर्बिटल हैज ग्रेटर एनर्जी, किसकी एनर्जी ज्यादा होती है एस पी डी या एफ की। तो मैं आपको बता चुका हूं कि सब शेल F की एनर्जी ज्यादा होती है, क्यों? क्योंकि इसकी L की वैल्यू मैक्सिमम होती है, ये हाई डिफरेंस यानी मैक्सिमम ऑर्बिट मिनिमम n4 से स्टार्ट होता है, इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, गॉट इट। सो माय ऑप्शन इज द डेल्टा, वेरी सिंपल आंसर, ये आपके सामने किया गया है एक्सप्लेनेशन। एक और क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, क्वेश्चन इज what is the proton number Z of an element that has the 4 unpaired electrons। भाई मुझे बताएं, अब आपके पास उसने एटॉमिक नंबर्स दे दिए ना फॉर एग्जांपल, और साथ में पूछा 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किस में होंगे। अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती होगी, ऑर्बिटल फिलिंग आती होगी, तो मैं आंसर करूंगा। उस ऑर्बिटल फिलिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलता हूं, लेकिन इस क्वेश्चन को अपने ज़हन में रखिएगा, मैंने आंसर बता दिया, स्लाइड आपसे शेयर कर दी है। तो इसका आंसर डेल्टा है। इसकी अरेंजमेंट 26 की जब मैंने की तो मेरे पास 4 अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स आ गए, ये आपके सामने मैंने शो भी कर दी है, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन के बाद एक स्टाइल अडॉप्ट किया है। आप कंफ्यूज हो गए हैं कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मेरा लेक्चर है सी द टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑन द व्हाइट बोर्ड। माय डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने डिफाइन किया, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? वेरी सिंपल, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द डिफरेंट ऑर्बिटल्स एंड द सब शेल्स। हमने अभी पूरे एटम के स्ट्रक्चर को इन्वेस्टिगेट किया, शेल्स को, सब शेल्स को, ऑर्बिटल्स को। अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, मेरे पास किसी भी एलिमेंट का खास प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर है, मैं उसके इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना चाहता हूं। मैं कैसे अरेंज करूंगा? मैं किन ऑर्बिटल्स में करूंगा, किन में पहले करूंगा, किन में बाद में करूंगा, और अगर एक जैसी एनर्जी आ गई तो कैसे करूंगा? उसके लिए कुछ रूल्स हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, जो कि एमडी कैट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उनकी तरफ चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे।
स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने रूल्स फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है लेकिन डिस्कशन इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले देख सकते हैं ऑफ बॉब प्रिंसिपल। पहले तो हम थ्योरी को समझते हैं, पॉइंट को समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ऑफ बॉब प्रिंसिपल? हमारे पास एक एलिमेंट में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं, बेतहाशा इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके पास डिफरेंट शेल्स हैं, उसके डिफरेंट सब शेल्स हैं। हमारे पास ऑफ बॉब प्रिंसिपल कहता है कि व्हेन यू हैव टू फिल द ऑर्बिटल्स with the electrons, with all the available electrons, then you will fill all those orbitals in a way that you will fill the lower energy orbital first. पहले जो ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी कम होगी उसे फिल करेंगे और फिर ऊपर बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी हम उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते जाएंगे। ऑफ बॉब प्रिंसिपल, दैट इलेक्ट्रॉन्स विल बी फिल्ड इन द ऑर्बिटल्स इन इंक्रीजिंग एनर्जी। वेरी सिंपल। इसी के साथ एक पैटर्न n+l रूल का भी ऐड कर लें। n+l रूल, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एज ए म्यूचुअल क्वांटम नंबर, n+l। मेरे पास अगर ऐसा ऑर्बिटल मौजूद है जिसकी n+l वैल्यू कम है तो पहले वो फिल होगा और जिसकी n+l वैल्यू ज्यादा है वो बाद में फिल होगा। यहां पे एक और डिबेट और इंटरेस्टिंग बात आती है, एमडी कैट में जरूरी है। मैं बात करता हूं 2p ऑर्बिटल की और 3s ऑर्बिटल की। 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर p की वैल्यू l की 1 आ जाती है, तो 2 + 1 2p का n+l वैल्यू 3 आता है। ओके, 3s प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 और s l वैल्यू 0, इसका भी n+l वैल्यू 3 आता है। अब मेरे पास n+l वैल्यू सेम आ गई 2p and 3s की। अब मैं किस में इलेक्ट्रॉन पहले फिल करूंगा? तो मैं उस ऑर्बिटल में फिर इलेक्ट्रॉन पहले फिल करूंगा अगर दोनों की n+l वैल्यू सेम है, जिसकी n वैल्यू कम है। 2p में n वैल्यू 2 है, 3s में n वैल्यू 3 है, तो मैं पहले 2p फिल करूंगा। तो ये भी n+l वैल्यू की ऑर्बिटल फिलिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आपको इंक्रीजिंग एनर्जी का पैटर्न पता लग गया। आगे दूसरी बात करते हैं, एक और रूल, दैट इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। व्हाट इज दिस रूल? ये क्या रूल है? ये कहता है n मुमकिन है मेरे पास एक ऑर्बिटल है, उसकी n वैल्यू भी सेम है 2। लेट्स सपोज मैं एक बात कर देता हूं 2px की। ओके, 2px की, 2px एक ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, n वैल्यू 2, ठीक है। l वैल्यू भी सेम है, p की 1 होती है, ठीक है। m ओरिएंटेशन, 2px की बात कर रहा हूं, ओरिएंटेशन भी वही होगी ना, x में तो एक ही ओरिएंटेशन होगी +1। अच्छा, एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू कभी भी सिमिलर नहीं होगी। हाँ, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो सकता है 2, उसका एज़ीमुथल क्वांटम नंबर सेम हो सकता है p, उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम हो सकता है 2px, बट जब मैं उसके अंदर दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल करूंगा, बात इलेक्ट्रॉन की हो रही है, मैं बात कर रहा हूं इस रूल की, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की। जब मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो एटलीस्ट 4th क्वांटम नंबर, द स्पिन क्वांटम नंबर, इसका स्पिन अगर वो क्लॉकवाइज प्लस ऑफ में है तो ये एंटी क्लॉकवाइज में चलेगा। गॉट इट? तो ये मेरे पास स्पिन क्वांटम नंबर डिफरेंट हो जाएगा, एटलीस्ट हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर डिफरेंट होगा। इसको मैंने लिखा है नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। तो ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में काम आता है, इसको याद रखना है, अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है हुन्स रूल। हुन्स रूल बड़ा इंटरेस्टिंग रूल है। मैं 2px, 2py, 2pz की बात करता हूं, इस तरह dx, y, yz, zx, वो तमाम ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम है, दे आर कॉल्ड एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। अब मेरे पास अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं और मैंने ऑर्बिटल्स फिल करने हैं, और मेरे पास ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी सेम है, या मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी इस चीज को बड़ा अप्लाई करते हैं, व्हेन वी आर गोइंग टू फिल द इलेक्ट्रॉन्स इन द अवेलेबल मोलेकुलर ऑर्बिटल्स। तो रूल कहता है, हुन्स रूल कहता है कि अगर आप लोगों के पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं तो आप एक काम करेंगे, पहले आप हर डीजेनरेट ऑर्बिटल को हाफ फिल करेंगे, विद द सेम स्पिन फिल करेंगे, उनको डिफरेंट ऑर्बिटल्स में करेंगे, पहले सबको हाफ फिल करेंगे, और अगर बच जाते हैं तो बाद में फिर आप उनको विद ऑपोजिट स्पिन कंप्लीटली फिल करेंगे। मिसाल के तौर पे मेरे पास अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और मेरे पास 2px, 2py और 2pz 3 ऑर्बिटल्स हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, तो मैं 2px में भी एक इलेक्ट्रॉन, 2py में भी एक इलेक्ट्रॉन और 2pz में भी एक इलेक्ट्रॉन फिल करूंगा विद द सेम स्पिन।
हाँ अगर 4 आ जाते हैं तो फिर मैं 2px में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करूंगा विद द अपोजिट स्पिन एंड सो ऑन एंड ऑन। दिस इज अ वेरी कॉमन रूल। ये हमें ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताता है, ये हमें वैलेंसी वगैरह के बारे में बताता है। हुंड्स रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब बात करते हैं तमाम रूल्स की एप्लीकेशन की। माय डियर स्टूडेंट, एमडी कैट का लेक्चर है, वेरी लिमिटेड टाइम। आई नो दैट यू नो द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। मैंने हर डाटा एक्सप्लेन किया है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अप्लाई कैसे करना है मैं एक मेमोराइज करता हूं। क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बताओ भाई 2p के बाद कौन सा ऑर्बिटल आता है, या आपके पास 4f के बाद कौन सा ऑर्बिटल आता है। आप इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ बॉ प्रिंसिपल अरेंज कर सकते हैं। वो जो आप एक वेसेल्स रूल अप्लाई करते हैं, आप पहले सारे अप टू द 7 लिखते हैं एस ऑर्बिटल्स को एक लाइन में, वो भी पैटर्न आपकी बुक में है। लेकिन एक कॉमन प्रैक्टिस में जो आप एफएससी में भी पढ़ के हैं, लेवल्स में भी डिस्कस किया जाता है, एक पैटर्न बनाया जाता है। हम क्या करते हैं, एक वर्ड बोलते हैं कि हर ऑर्बिटल को 2-2 दफा लिख देते हैं, हर सब शेल को दो दफा लिखते हैं। देखें एस को 2 दफा, देन पीएस को 2 दफा, एक एक ऐड करते गए, 2-2 दफा लिखते गए, देन डीपीएस एंड डीपीएस 2 दफा, देन एफडीपीएस एंड एफडीपीएस 2 दफा। रिपीट कर रहा हूं, खाली एस को लिया, उसको 2 दफा लिखा, फिर उसके साथ पी भी ऐड कर लिया, उसको भी 2 दफा लिखा, फिर उसके साथ डी भी ऐड कर लिया, इनको 2 दफा लिखा, फिर एफ भी ऐड कर लिया, इनको भी 2 दफा लिख दिया। अब क्या करनी है, नंबरिंग। आई एम टीचिंग यू। मैं पहले एस की नंबरिंग करता हूं। मैंने एस 1s, देन 2s, देन 3s, देन 4s, एंड देन 5s, एंड देन 6s, एंड देन 7s, एंड 8s, जो भी एस है उसको पहले नंबर कर लिया। उसके बाद मैंने एज़म्यूथल क्वांटम नंबर में बताया था ना कि पी सब शेल किससे स्टार्ट होता है, 2 से। जब मैंने पी की नंबरिंग स्टार्ट करनी है, देखो अंडरलाइन किया, 2 से स्टार्ट करूंगा, तो 2p, देन सारे पी ऑर्बिटल की नंबरिंग कर ली, 3p, 4p, 5p एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद आप देखिए मैंने बात करनी है डी की, तो डी किससे स्टार्ट होता है, एल की वैल्यू 2। जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 होता है, हमारे पास 3 से स्टार्ट हो रहा है, देन 3d, 4d, 5d। इस तरह मैं एक अरेंजमेंट एस्टेब्लिश कर लेता हूं, याद कर लेता हूं। बीइंग अ स्टूडेंट मेरी फिंगर टिप्स पे आ गई कि आप मुझे कोई भी प्रोटॉन नंबर, कोई भी एटॉमिक नंबर दे दें, मुझे पता है कि किस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुझे पता है सबशेल एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबशेल पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि उसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं, सबशेल डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं क्योंकि उसमें 5 ऑर्बिटल्स हैं, सबशेल एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं क्योंकि उसमें 7 ऑर्बिटल्स हैं। मैं वो पैटर्न लिखूंगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आप देखिए आपको समझाने के लिए लिखना शुरू कर दूंगा, जो भी डिजायर्ड एटॉमिक नंबर आएगा वहां पे बस कर दूंगा। और अगर मेरे पास P3 आ जाए या P4 आ जाए, यानी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की बात आ जाए, तो फिर मैं हुंड्स रूल को अप्लाई करूंगा और पहले डीजेनरेट ऑर्बिटल्स को हाफ फिल करूंगा, फिर उनकी नंबरिंग करूंगा। इन तमाम इंफॉर्मेशंस की हम कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसके बाद अपनी बात को फाइनल करेंगे। जी तो डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आपके सामने है, वही जो मैंने स्टार्ट में भी थोड़ी देर पहले लिखा था, अब बेटर आंसर कर सकेंगे आप। उसने कहा व्हाट इज द प्रोटॉन नंबर z ऑफ एन एलिमेंट दैट हैज द 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। पहले तो मैं जजमेंट करूंगा कि किस में 4 अनपेयर्ड हो सकते हैं। भाई जब डीजेनरेट ऑर्बिटल्स 4 होंगे तभी तो वो 4 अनपेयर्ड प्रेजेंस होगी। ओके, तो फिर मेरे पास डी सबशेल का कॉन्सेप्ट आ जाता है। मैं टॉपिक नंबर फिक्स करता हूं, आपके सामने सोल्यूशन मौजूद है इस क्वेश्चन का, तो मेरे पास 26 आंसर है। ये आयरन की बात कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, एक और क्वेश्चन आपके सामने है डियर स्टूडेंट्स। Which of the following particles on losing an electron has half-filled p subshell? अब मेरी बात सुने, अब आपको मैंने कहा है लेक्चर में कि आपको हाइड्रोजन से लेके क्रिप्टॉन तक एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, लाजमी याद होने चाहिए। एटॉमिक नंबर याद होंगे तो आप उनकी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने एक्सप्लेन की है लिखेंगे ना, तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तभी इस काबिल होंगे कि बता सकें कि किस शेल के किस सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स में कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो इस सब को अप्लाई करते हैं। आपके सामने जो ऑप्शन है आंसर एक्सप्लेनेशन मैं देखता हूं तो बीटा ऑप्शन मेरा आंसर है। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करता हूं तो जो उसका क्वेश्चन था विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल ऑन लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन, हम नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, हैज हाफ फिल्ड पी सबशेल। तो मेरे पास जो है वो n-1 है ना, तो n की नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में आप जानते हैं P1 px1 py1 pz1 होता है, लेकिन जब -1 करते हैं तो px में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन से मिल जाती है। अब n-1 में से जब मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो दोबारा px1 py1 pz1 यानी पूरा p सबशेल हाफ फिल्ड हो जाएगा। तो ये आंसर है। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट है तो आप आंसर कर सकेंगे। और माय स्टूडेंट्स इसी तरह के क्वेश्चन एमडी कैट में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए आपके सामने रखा जा रहा है माय डियर स्टूडेंट्स।
विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज ग्रेटर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड भी हमने इस टॉपिक में डिस्कस करना था। यू बेटर नो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, the amount of energy released or absorbed when one electron is added into the valence shell of an electron. Okay, what is ionization energy? Amount of energy required to remove an electron from the valence shell of an electron. ये दोनों डिस्क्रिप्शंस हम डिटेल में पढ़ चुके हैं पहले भी इस लेक्चर में, एक दफ़ा फिर रिवाइज कर देता हूँ कुछ अहम बातें। आयनाइजेशन एनर्जी केटाइंस को जनरेट करती है। आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। गॉट इट? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी जो भी हो हमेशा पॉजिटिव होती है। हाँ, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी केटाइंस जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमेशा सेकंड से ज्यादा होती है, सेकंड फर्स्ट से ज्यादा होती है। बात करते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम। ठीक है, इट्स एन एटॉमिक प्रॉपर्टी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मे बी रिलीज्ड, मे बी एब्जॉर्ब्ड, मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी एंडोथर्मिक, मे बी एक्सोथर्मिक। इसके यूनिट्स किलोजूल्स पर मोल होते हैं। वो तमाम डाटा जो आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से एसोसिएटेड था हमने डिस्कस किया था, मैंने दोबारा रिवाइज कर दी है। आपको उसका पता होना चाहिए, आपको इनके ट्रेंड्स का पता होना चाहिए। आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी दे आर टू डिफरेंट थिंग्स, बट लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में इनका ट्रेंड सेम है। लेफ्ट टू राइट दे इंक्रीजेस, टॉप टू बॉटम दे डिक्रीजेस। गॉट इट? हैलोजेंस में, ये जो क्वेश्चन था इससे रिलेटेड बात है, हैलोजेंस में जो वेरिएशन है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्लोरीन की होती है -349, उसके बाद ब्रोमीन की होती है -325, उसके बाद फ्लोरीन की होती है -322 और सबसे कम आयोडीन की होती है -295। वेरिएशन आती है ड्यू टू द पिकुलर नेचर ऑफ द फ्लोरीन। उससे रिलेटेड क्वेश्चन था जो कि आपके सामने प्लेस किया गया। सो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का क्वेश्चन है, देखें स्लाइड आपके सामने है। Which of the following element has the greater electron affinity? My dear students, मैंने अभी आपको बताया कि हैलोजन में सबसे ज्यादा किसकी होती है? क्लोरीन की, और वही मेरी ऑप्शन है, चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। उसके बाद एक और क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से एसोसिएटेड है। Which of the following element has the minimum electron affinity? अब मुझे पता है इन ट्रेंड्स का, ऑर्बिटल स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, वेरिएशन जहां जहां पे आती है वो मुझे पता है। तो अगर उस ऑप्शन को देखूं तो मेरे पास फास्फोरस ग्रुप 5A है, जिसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो उसने पूछा था मिनिमम होती है। क्यों मिनिमम होती है? मैं बता चुका हूं कि आप लोगों को जब ऑर्बिटल स्टेबल मिलेगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब करना मुश्किल होगा। उसके लिए फिर आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए, और आपके पास नेट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम हो जाएगी, वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि यू आर गोइंग टू अप्लाई द एनर्जी, रादर यू गेट द नेगेटिव एक्सोथर्मिक अमाउंट ऑफ एनर्जी, योर एनर्जी इज बीइंग यूज्ड। तो ये कॉन्सेप्ट आपके सामने वेरी फेमिलियर, बड़ा कॉमन, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। इसमें हमने डिटेल में बात की सॉलिड स्टेट की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स की, मोलेकुलर सॉलिड्स की, कोवलेंट्स की, आयनिक की, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से लेके हर एलिमेंट की डिस्क्रिप्शन के साथ, इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, उनके ऑर्बिटल, सब शेल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात के साथ हर तरह के एमसीक्यू प्रैक्टिस किया। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, और इंशाल्लाह आप मेहनत करेंगे ताकि आपका टेस्ट बेहतरीन हो। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज।